अस्सलामुअलैकुम बच्चों, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा बेटा, हमारा डिस्कशन चल रहा था बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, और बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की थी। उसका बस हम क्विक रिकैप करते हैं और फिर इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमने डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का डिस्कशन स्टार्ट किया था। हमने ये देखा था डायरेक्ट टैक्सेस किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस किसे कहते हैं। इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स की बात हुई। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्सेस कि जिस पर पेमेंट ऑफ बर्डन ऑफ टैक्स एंड पेमेंट ऑफ टैक्स इज ऑन सेम पर्सन। इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस जिसमें पेमेंट ऑफ टैक्स एंड बर्डन ऑफ टैक्स आर ऑन डिफरेंट पर्सन्स। इनकम डायरेक्ट टैक्स की एग्जांपल थी इनकम टैक्स, जो डायरेक्टली इनकम पर अप्लाई हो रहा होता है। इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली इनकम पर अप्लाई नहीं हो रहा होता, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर अप्लाई हो रहा होता है। इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इससे बढ़ती है महंगाई, इससे बढ़ती है बर्डन एंड कंज्यूमर पर आता है। ये बातें हमने की थी। फिर हमने इनकम टैक्स का डिस्कशन अपना स्टार्ट कर दिया था। ये देखा था हमने कि व्हाट इज़ इनकम, इनकम पर डिस्कशन हो रहा था। तो हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये डिस्कशन किया कि क्या हर रिसीट इनकम है। आंसर इज नो, एवरी रिसीट इज़ नॉट इनकम। रेवेन्यू रिसीट इज़ इनकम, कैपिटल रिसीट इज़ नॉट इनकम। रेवेन्यू रिसीट की एग्जांपल्स में सैलरी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, बिजनेस इनकम। कैपिटल रिसीट बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, जिसमें हमने देखा गिफ्ट इनकम नहीं है, लोन रिसीव किया है इनकम नहीं है, पॉकेट मनी रिसीव की है इनकम नहीं है। फिर हमने ये देखा रेवेन्यू रिसीट इज इनकम अनलेस स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट अंडर द ऑर्डिनेंस। एग्जेम्प्ट इनकम की एग्जांपल्स देखी, पेंशन, एग्रीकल्चर इनकम वगैरह वगैरह। कैपिटल रिसीट इज नॉट इनकम अनलेस स्पेसिफिकली टैक्स एज डीम्ड इनकम। डीम्ड इनकम के हमने एग्जांपल्स देखी, जैसे कि लोन रिसीव्ड अदर देन थ्रू बैंकिंग चैनल, सिक्योरिटी डिपॉजिट जो कि टेनेंट से रिसीव हुआ है, ठीक है। इसी तरह से गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम नॉन रिलेटिव, ठीक है। चलो, लेकिन ये एग्जांपल्स देख ली, फिर हमने देखा कि क्या इसका कोई फ्रेमवर्क है, क्या इसका कोई कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है, क्या इसका क्राइटेरिया है। आंसर इज यस। रिसीट या होगी विद एक्टिविटी या होगी विदाउट एक्टिविटी। विद एक्टिविटी के अंदर हमने देखा इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी, नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी। एक्टिविटी तो हो रही है, हरकत हो रही है, हरकत में बरकत हो रही है। इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी है, नॉन इनकम जनरेटिंग। इनकम जनरेटिंग के अंदर इंटेंशन है टू जनरेट इनकम। इंटेंशन पता कैसे चलेगी? फ्रीक्वेंसी एंड क्वांटिटी ऑफ गुड्स के थ्रू इंटेंशन पता लग रही है। नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी है, कैसे पता लगेगा कि इंटेंशन नहीं है? हमने कहा सर वन ऑफ सेल ऑफ पर्सनल मूवेबल एसेट्स एग्जाम्पल। अब वन ऑफ सेल इनकम के लिए नहीं होती, गाड़ी, पर्सनल गाड़ी बेची है, वो इनकम जनरेट करने के लिए होगी, तो उसकी फ्रीक्वेंसी और क्वांटिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये इन टेस्ट ऑफ इंटेंशन की बात की थी हमने, टेस्ट ऑफ इंटेंशन की बात की थी। इंटेंशन क्या है यहाँ पर? टू जनरेट इनकम। यहाँ पर इंटेंशन हमारी नॉट टू जनरेट इनकम, जनरेशन ऑफ इनकम की इंटेंशन नहीं है। एग्जाम्पल देख ली थी हमने, यहाँ पर तो हमने देख लिया था सेल परचेज ऑफ गुड्स, परचेज फ्रॉम मटेरियल, मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, सेल। यहाँ पर हमने देख लिया सेल ऑफ पर्सनल मूवेबल एसेट्स, वन ऑफ ट्रांजैक्शन है। लेकिन उसकी भी एक्सेप्शन हमने देखी कि अगर तो पर्सनल मूवेबल एसेट्स वो वाले सेल किए जो 38 सब सेक्शन 5 में स्पेसिफाइड हैं, तो फिर और गेन चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगा, फिर वो कैपिटल गेन में चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगा। क्या बात आपकी समझ आती है? वो कौन से एसेट्स हैं, क्या हैं? कैपिटल गेन में बारी आएगी, कैपिटल गेन में डिस्कशन आएगा, अभी हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। एग्जाम्पल दे दी थी मैंने आपको, पेंटिंग, ज्वेलरी वगैरह। फिर हमने देखा कि रिसीट्स विदाउट एक्टिविटी। विदाउट एक्टिविटी के अंदर हमने देखा कि विदाउट एक्टिविटी में आता है ऑन वॉलेंट्री बेसिस। वॉलेंट्री बेसिस के अंदर क्या मुराद है? कि हम सामने वाले के ऊपर राइट इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, हम सामने वाले के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। ऊपर विद एक्टिविटी में हमारी तरफ से एक्टिविटी हो रही थी, सेल परचेज हो रही थी, हम सेल कर रहे थे, सामने वाला परचेज कर रहा था, तो हम उसको ऑब्लाइज कर सकते थे कि आपने पेमेंट करनी है। भले हमारी इंटेंशन टू जनरेट इनकम नहीं थी, पर्सनल मूवेबल एसेट सेल करें, लेकिन सामने वाली पार्टी को हम ऑब्लाइज करेंगे कि तूने पेमेंट करनी है। यहाँ पर विदाउट एक्टिविटी में क्या हम ऑब्लाइज कर सकते हैं? क्वेश्चन मार्क। वॉलेंट्री बेसिस, आपको गिफ्ट रिसीव हो रहा है, कैन यू ऑब्लाइज? नो। आपको पॉकेट मनी रिसीव हो रही है, कैन यू ऑब्लाइज द काउंटर पार्टी? आंसर इज नो।
ऑन वॉलेंट्री बेसिस। तो हमने कहा ऐसी सिचुएशंस के अंदर ये कैपिटल रिसीट हो जाएगी। ऊपर हमने देखा था इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी रेवेन्यू रिसीट होगी और नॉन इनकम जनरेटिंग से जो पैसे आ रहे हैं वो कैपिटल रिसीट हो रहा है अनटिल अनलेस इट्स एन एक्सेप्शन। विदाउट एक्टिविटी में वॉलेंट्री बेसिस कैपिटल रिसीट, गिफ्ट रिसीव, पॉकेट मनी एटसेट्रा। इसकी एक्सेप्शन क्या हो जाएगी? रेवेन्यू रिसीट। तो कोई भी प्रिंसिपल है उसकी एक्सेप्शन क्या हो जाएगी? अदर देन दैट। अगर कोई प्रिंसिपल है वो कैपिटल रिसीट, कोई प्रिंसिपल है जिसकी वजह से वो रिसीट कैपिटल रिसीट बन रही है, तो उसकी एक्सेप्शन क्या बन जाएगी? रेवेन्यू रिसीट। वेयर लीगल राइट इज एस्टैब्लिश्ड, जहाँ लीगल राइट एस्टैब्लिश हो रहा था, हमने देखा था प्राइस ऑन प्राइस बॉन्ड, गिफ्ट रिसीव्ड अंडर प्रमोशन स्कीम। तो हमने कहा यहाँ पर चूंकि लीगल राइट एस्टैब्लिश हो रहा है तो लॉ ये बोलता है कि ये क्या हो जाएगी? आपकी रेवेन्यू रिसीट हो जाएगी। इसकी एक्सेप्शन क्या हो जाएगी? कैपिटल रिसीट, जैसे कि शेरिया राइट। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो क्या ये रिकॉल हो पा रही हैं? क्या ये क्रिस्टल क्लियर है बेटा? आगे बढ़ जाएं, इसमें किसी का कोई सवाल तो नहीं है? गुड। अच्छा, यहाँ से चूंकि हमने इनकम का एक प्रिलिमिनरी कॉन्सेप्ट इस्टेब्लिश कर लिया कि रेवेन्यू रिसीट इज इनकम, कैपिटल रिसीट इज नॉट इनकम। यहाँ पर नाउ दिस इज द राइट टाइम दैट वी हैव a quick look at the definition which is there in the ordinance that what is income। ठीक है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का हमने एक ढांचा देख लिया था, आगे उसकी बातें हमने नहीं करी हैं, हम करेंगे। लेकिन हम अभी आते हैं इनकम की डेफिनेशन के ऊपर। चलो, तो क्या सबकी स्क्रीन्स के ऊपर ये इनकम की डेफिनेशन सबको नजर आ रही है बेटा? क्या सबको अपनी स्क्रीन्स के ऊपर ये इनकम की डेफिनेशन नजर आ रही है? सेक्शन 2 सब सेक्शन 29। थोड़ा सा मैं आपसे ज़रा एक्नॉलेजमेंट इसलिए लेता रहता हूँ ताकि आप लोग भी जागते रहें। ठीक है, गुड। अच्छा भाई, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जो इनकम की डेफिनेशन है वो क्या कहती है? ज़रा देखो, इनकम इंक्लूड्स। चलो, यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करता चला जाऊँ कि जो डेफिनेशंस हैं वो आपको इंक्लूसिव डेफिनेशन भी नजर आएंगी एक्सक्लूसिव डेफिनेशन भी नजर आएंगी और आपको हाइब्रिड डेफिनेशंस भी नजर आएंगी। क्या मतलब है इंक्लूसिव डेफिनेशन का, एक्सक्लूसिव डेफिनेशन का, हाइब्रिड डेफिनेशंस का? इंक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब यह है कि कुछ ऐसी डेफिनेशंस आपको नजर आएंगी कि जो स्टार्ट हो रही होंगी विद द वर्ड इंक्लूड्स। एक्सक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब क्या है कि ये स्टार्ट हो रही होंगी मीन्स, और हाइब्रिड डेफिनेशन का मतलब ये है कि इसमें ये दोनों एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो सर ये इससे हुआ क्या? इससे हुआ क्या? इंक्लूड्स का मतलब से हुआ, इंक्लूड्स से डेफिनेशन शुरू हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि व्हेनेवर अ डेफिनेशन स्टार्ट्स विद द वर्ड्स इंक्लूड्स, इसका मतलब ये है कि लॉ ये कहता है कि इस वर्ड का जो मानी, जो मफहूम, जो मतलब लॉजिकल है, डिक्शनरी सेंस है, कमर्शियल सेंस है, प्रीवेलिंग सेंस है, वो तो प्रीवेल करेगा ही करेगा। ये चीज़ें भी उसमें इंक्लूड होंगी जो हम बता रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो डेफिनेशन भी इंक्लूसिव है, जो इंक्लूड से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब ये है कि अगर इसका कोई और कमर्शियल मीनिंग है, कोई और मायनी है, डिक्शनरी मीनिंग कुछ और है, वो तो प्रीवेल करेगा ही करेगा। उसके अंदर हमने ज़बरदस्ती की ये चीज़ें भी ठूस दी हैं, अब से ये भी इनकम है। ठीक है, जबकि एक्सक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब क्या होता है? एक्सक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब ये होता है, वो डेफिनेशन आमतौर पर स्टार्ट हो जाएगी विद द वर्ड मीन्स। किससे?
मीन्स से। मतलब क्या, जो डेफिनेशन भी मीन्स से स्टार्ट हो रही होगी, इसका मतलब ये लॉ कहता है कि भैया ये डेफिनेशन जो मीन्स से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब यही है जो हम बता रहे हैं। इसके अलावा अगर आपके जहन में और कोई कमर्शियल सेंस है, डिक्शनरी मीनिंग है, कमर्शियल मीनिंग है, और किसी लॉ से मीनिंग आपके जहन में आ रहा है, आने की कोशिश कर रहा है, प्लीज उसको हटा दें, उसको हटा दें। हम जो बोल रहे हैं इसका यही मतलब है। फॉर एग्जाम्पल, क्लासिक एग्जाम्पल, डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी। ये डेफिनेशन देखेंगे, कितनी टेक्निकल डेफिनेशन है। प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी, प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी। ठीक, इसका मतलब क्या है कि अब लॉ कह रहा है कि प्राइवेट कंपनी का मतलब वही है जो हम कह रहे हैं। अब तुम इसके अंदर कंपनीज एक्ट वाली प्राइवेट कंपनी का मतलब मत ठूस देना। प्राइवेट कंपनी का मतलब वही है जो हम यहां आपको बता रहे हैं, वो प्राइवेट कंपनी है विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी। सिंपल। आर यू गेटिंग दिस? अच्छा भाई, अब इनकम पर आ जाते हैं। इसका मतलब इनकम की डेफिनेशन इज एन इंक्लूसिव डेफिनेशन, क्योंकि ये स्टार्ट किससे हो रही है? विद वर्ड इंक्लूड्स। आर यू गेटिंग दिस? अच्छा भाई, इनकम इंक्लूड्स एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। यानी कि सर, इनकम की डेफिनेशन ने इनकम का कोई क्राइटेरिया नहीं बताया। वो जो हमारी पहले डिस्कशन हुई, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट है क्या, विद एक्टिविटी, विदाउट एक्टिविटी, विद एक्टिविटी में इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी, इंटेंशन टू जनरेट इनकम है, रेवेन्यू रिसीट हो जाएगी। इंटेंशन टू जनरेट इनकम नहीं है, नॉन इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी, वो कैपिटल रिसीट हो जाएगी। तो वो वाला जो सारा क्राइटेरिया है वो हमें डेफिनेशन नहीं बता रही। डेफिनेशन इतनी प्यारी और इतनी डिटेल्ड नहीं है कि ये सारी बातें बताए हमें। तो वो सारी बातें हमने कहाँ से डिराइव की, कहाँ से डिड्यूस की, वो हमने सारी केस लॉ से डिड्यूस की। वो सारी की सारी हमने एक जनरल फ्रेमवर्क से, जनरल लीगल फ्रेमवर्क से, जो केस लॉज की रोशनी के अंदर हमारे सामने आता है, हमने वो वहां से कंक्लूड की। आर यू गेटिंग दिस? ये क्या कह रहा है लॉ? क्या कह रहा है लॉ की डेफिनेशन? क्या कह रही है? इनकम इंक्लूड्स एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। हर वो अमाउंट जो इस ऑर्डिनेंस के तहत टैक्सेबल हो रही है वो इनकम है। तो वो सारा रेवेन्यू रिसीट वाला कॉन्सेप्ट इधर आ गया। रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट वाला कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, वो जो कि मैं आपको समझा चुका, क्योंकि वही सारी रिसीट्स टैक्स हो रही हैं जो कौन सी वाली है? रेवेन्यू रिसीट है। और वो रिसीट्स टैक्स नहीं हो रही हैं जो कौन सी रिसीट्स हैं? कैपिटल रिसीट्स हैं। आर यू गेटिंग दिस? अच्छा भाई, तो ये बात हमारी क्लियर हो गई। अगली बात, और क्या चीज भी इंक्लूड हो रही है देखो जरा। एनी अमाउंट सब्जेक्ट टू कलेक्शन और डिडक्शन ऑफ टैक्स अंडर एफटीआर। अंडर एफटीआर, एस को हटा दो, एस गलती से लग गया ये, एफटीआर। एनी अमाउंट सब्जेक्ट टू कलेक्शन और डिडक्शन ऑफ टैक्स अंडर फाइनल टैक्स रिजीम। उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा फाइनल टैक्स रिजीम क्या है, अभी हमने नहीं पढ़ा, आने वाला है। तो सर ये फाइनल टैक्स रिजीम है क्या? अच्छा, टैक्स रिजीम्स का एक बड़ा डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है जो आने वाला है हमारे पास, जो हम डिस्कस करेंगे, जो बेसिक कॉन्सेप्ट की बुनियाद, जो बुनियाद है, जो बुनियादी उसूल है पूरे टैक्स का। अच्छा, लेकिन इसकी मैं आपको एक छोटा सा बैकग्राउंड बताता हूँ। फाइनल टैक्स रिजीम है क्या? नाम से ही जाहिर है, नाम से ही जाहिर है। नाम से ही क्या जाहिर है? नाम से ही जाहिर है कि ये फाइनल टैक्स है। फाइनल टैक्स का मतलब क्या है? फाइनल टैक्स का मतलब ये हुआ कि अब सर ये जो टैक्स लग गया, कट गया, ले लिया, ये फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी हो गया। मजीद कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। ले लिया, मजीद कुछ रिफंड भी नहीं मिलेगा। छोटी सी मिसाल दूंगा, आगे बढ़ूंगा, इसकी डिटेल डिस्कशन थोड़ी देर बाद आने वाली है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा टाइम इस स्टेज पर नहीं लगाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, वैसे हमें पता है कि इनकम किसे कहते हैं। इनकम उसे कहते हैं जो भी रिसीट्स हैं, जो भी रेवेन्यू है, जो भी आपके पास टर्नओवर है,
कोई भी चीज़ है, कोई रिसीट बोल दो, टर्नओवर बोल दो, रेवेन्यू बोल दो। मैंने कहा सर आप रिसीट्स बोल दें, टर्नओवर बोल दें, रेवेन्यू बोल दें, क्या वो इनकम होती है? आंसर इज नो, वो इनकम नहीं होती है। उसमें से आपको लेस करने होंगे एक्सपेंसेस। तब जाके आपके पास इनकम आती है। क्लासिक एग्जाम्पल इज द बिजनेस इनकम। क्यों दे रहा हूं बिजनेस इनकम की एग्जाम्पल? क्योंकि आप अकाउंटिंग के अंदर बहुत सारे प्रॉफिट एंड लॉस, P&L स्टेटमेंट बनाते रहें, सो यू नो व्हाट इज बिजनेस इनकम। आपको पता है कि रेवेन्यू और उसमें से एक्सपेंसेस लेस हुए, रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस लेस हुए, तो बॉटम लाइन आपके पास प्रॉफिट आ गया, जो कि आपकी इनकम है, बिजनेस से आ रही है, तो बिजनेस इनकम है। ठीक है, मिसाल के तौर पर 25 मिलियन के रेवेन्यूज़ हैं, 18 मिलियन के एक्सपेंसेस हैं, तो हमने कहा 7 मिलियन की आपकी बिजनेस इनकम हो गई। एक्सपेंसेस लेस होंगे, होने भी चाहिए, क्योंकि 25 मिलियन इज नॉट योर इनकम, इट्स योर टर्नओवर, these are your receipts, this is not your income। लेकिन ऑर्डिनेंस काफी सारी ऐसी इनकम्स स्पेसिफाई करता है कि जिसकी जो ग्रॉस रिसीट्स होती हैं उसी के ऊपर टैक्स कट जाता है। फॉर एग्जाम्पल, प्रॉफिट ऑन डेट किसको बोलते हैं? ये इंटरेस्ट को बोलते हैं, मार्कअप को बोलते हैं। इंडिविजुअल और एओपी को जो इंटरेस्ट इनकम मिल रही होती है, फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल ने पैसे रखवा दिए बैंक में पैसे रखवा दिए, उसको सूदी इनकम मिल रही है। एओपी कोई पार्टनरशिप फर्म है, उसने बैंक में पैसे रखवा दिए। अभी हम देखेंगे एओपी क्या होता है, पर्सन्स का डिस्कशन भी आएगा। एओपी पार्टनरशिप फर्म है, उसने बैंक में पैसे रखवा दिए, उसको सूद मिल रहा है, तो जो सूद मिल रहा है वो इंटरेस्ट इनकम है। इंटरेस्ट इनकम एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से नीचे, अब वो थ्रेशोल्ड टाइम टू टाइम चेंज भी हो सकता है, ठीक है। वो पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड है 5 मिलियन का। लॉ मेकर की मर्जी है, जब इसको 6 मिलियन करना चाहे 6 मिलियन कर देगा, 8 मिलियन 10 मिलियन करना चाहेगा 10 मिलियन कर देगा। अभी 5 मिलियन चल रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं। 5 मिलियन ग्रॉस प्रॉफिट ऑन डेट अगर 5 मिलियन तक है तो उसके ऊपर 15% का टैक्स कट जाता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी ने सेविंग अकाउंट में पैसे रखवाए हुए हैं, किसी ने सूदी सर्टिफिकेट्स में बैंक में पैसे रखवाए हुए हैं, और मिसाल के तौर पर उसने पैसे रखवाए हुए हैं 1 मिलियन, और उसको पूरे साल में उस 1 मिलियन के ऊपर 1 लाख की इंटरेस्ट इनकम मिल रही है, %10 इंटरेस्ट इनकम मिल रही है, तो इसके ऊपर टैक्स लग जाएगा एट द रेट ऑफ 15%। यानी कि जैसे ही बैंक ये सूद आपके बैंक अकाउंट में गिराएगा, वो इसमें से लेस कर लेगा 15,000, और आपको नेट इंटरेस्ट इनकम कितनी मिलेगी? $85,000। तो सर इंटरेस्ट इनकम पर मुझे तो एक्सपेंसेस लेस करने दिए ही नहीं, ये तो मेरी ग्रॉस इनकम थी। और ग्रॉस इनकम पर तो टैक्स नहीं लगता, क्योंकि ग्रॉस रिसीट्स इनकम ही नहीं होती हैं। तो ये तो बेसिकली मेरी ग्रॉस रिसीट्स थी। देखा जाए तो ये मेरी इनकम ही नहीं है, मेरे एक्सपेंसेस तो मैंने इसमें से लेस ही नहीं किए।
जैसे मैं टर्नओवर में से, बिजनेस के टर्नओवर में से एक्सपेंसेस लेस करता था बॉटम लाइन इनकम पर प्रॉफिट पे पहुंचने के लिए, मैंने तो इस इंटरेस्ट इनकम में से अपने एक्सपेंसेस लेस ही नहीं किए। वो एक अलग बहस है कि एक्सपेंसेस क्या हो सकते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको डिविडेंड की। डिविडेंड क्या है? जब भी कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है उसको डिविडेंड बोलते हैं। फिर अब मिसाल के तौर पर किसी कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को एक शेयर के ऊपर, किसी के पास 10,000 शेयर्स हैं और कंपनी ने क्या किया, हर शेयर के ऊपर 10 रुपीज पर शेयर का क्या दे दिया, डिविडेंड दे दिया। तो इसका मतलब कि ग्रॉस डिविडेंड कितना हो गया, $10,000 शेयर्स इंटू 10, सर लाख रुपए का ग्रॉस डिविडेंड हो गया। और उस पर टैक्स कितना कट जाएगा, %15 का टैक्स कट जाएगा। ये भी फाइनल टैक्स में जाएगा, ये भी फाइनल टैक्स में जाएगा। इसके ऊपर आपको कोई एक्सपेंस अलाउ करने की इजाजत नहीं होगी। तो सर देखा जाए तो ये तो इनकम नहीं है, ये तो वो अमाउंट है कि जिस पर टैक्स तो कट गया, टैक्स अथॉरिटीज ने टैक्स काट लिया, बट इज दिस इनकम? लॉजिकली स्पीकिंग दिस इज नॉट इनकम, दिस इज ग्रॉस रिसीट्स। बट व्हाट इज हैपनिंग, लॉ कहता है कि कोई ऐसी अमाउंट हो जिस पर हमने टैक्स को कलेक्ट कर लिया या डिडक्ट कर लिया अंडर एफटीआर, और बोल दिया हमने कि ये फाइनल टैक्स रिजीम में आ गया, फुल एंड फाइनल हो गया, फुल एंड फाइनल हो गया। तो हमने कहा ऐसी अमाउंट जिस पर हमने ऐसा एफटीआर का टैक्स डिडक्ट कर लिया, वो अमाउंट आपकी इनकम है। सर लॉजिकली तो नहीं है, वो तो ग्रॉस रिसीट्स हैं, उसमें एक्सपेंस लेस नहीं हुए हैं। हमने कहा डेफिनेशन के अंदर कह दिया इनकम है तो इनकम है, मानना पड़ेगा, आपके पास चारा नहीं है। क्योंकि इस डेफिनेशन ने इस चीज को इंक्लूड कर दिया है। लॉजिकली स्पीकिंग तो नहीं है, लेकिन डेफिनेशन की रूह से जबरदस्ती हमने इसके ऊपर ठप्पा लगा दिया कि ये आपकी इनकम बन गई। अब हमने टैक्स काट लिया, ये इनकम टैक्स हो गया। देखा जाए तो इनकम नहीं, क्योंकि इसमें से एक्सपेंसेस लेस नहीं हुए, तो ग्रॉस रिसीट्स हैं। लेकिन लॉ कह रहा है कि हमने कह दिया कि हर वो अमाउंट जिसके ऊपर ग्रॉस अमाउंट पर टैक्स लगा दिया, और हमने कह दिया कि ये एफटीआर का टैक्स हो गया, फाइनल टैक्स हो गया, अब वो अमाउंट जिस पर ये हमने टैक्स काट लिया वो इनकम हो गई। वो इनकम की डेफिनेशन में डाल दिया, वो अमाउंट इनकम है। हर वो अमाउंट जिसके ऊपर एट सोर्स हमने टैक्स काट लिया वो, और वो एफटीआर का टैक्स है, तो हमने कहा कि गो के देखा जाए तो वो इनकम नहीं है, लेकिन डेफिनेशन की रूह से हमने इसको इनकम बना दिया। आर यू गेटिंग दिस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। बेटा हमारा डिस्कशन चल रहा था इनकम की डेफिनेशन का। सबसे पहला इनकम की डेफिनेशन का एलिमेंट, एनी अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। कोई डिटेल नहीं दी हुई, कोई इसके अंदर तफसीलात नहीं दी हुई हैं, लेकिन हमें पता है कि जो बैकग्राउंड में हमारा डिस्कशन रेवेन्यू रिसीट का चला आ रहा है वो एज इट इज एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, फिर है एनी अमाउंट सब्जेक्ट टू कलेक्शन और डिडक्शन ऑफ टैक्स अंडर एफटीआर। चलिए, एनी अमाउंट सब्जेक्ट टू कलेक्शन और डिडक्शन ऑफ टैक्स अंडर एफटीआर। अब मैंने आपको बता दिया एफटीआर और एनटीआर का डिस्कशन अभी आएगा कि क्या चीज़ एफटीआर है, ये एनटीआर एफटीआर है क्या, डिटेल में ये बातें आएंगी। लेकिन मैंने अभी आपको एक बिल्कुल आइडिया दे दिया ताकि हम इस पॉइंट को किसी दर्जे में समझ सकें कि वैसे तो इनकम आती है ग्रॉस रिसीट्स में से एक्सपेंसेस लेस करने के बाद, लेकिन लॉ ये कह रहा है कि अगर कोई ऐसी अमाउंट है जिसे हमने एफटीआर बोल दिया कि ये टैक्स होगी अंडर एफटीआर, ये टैक्स होगी अंडर फाइनल टैक्स रिजीम, ये ऐसे तरीके से टैक्स होगी जिसे हम कह रहे हैं फाइनल टैक्स रिजीम। अगर हमने बोल दिया, अगर हमने बता दिया, अगर हमने स्पेसिफाई कर दिया कि ये वो इनकम है जो टैक्स होगी अंडर एफटीआर, फाइनल टैक्स रिजीम के तहत ये टैक्सेबल होगी, तो अब
वो जो ग्रॉस अमाउंट होगी जिस पर ये एफटीआर का टैक्स कट गया वो भी इनकम बन गई। आर यू गेटिंग दिस? तीसरा, एनी अमाउंट ट्रीटेड एज इनकम अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। कोई अमाउंट जो हम कह दें, हम ट्रीट कर लें, भले वो इनकम ना हो, लेकिन हमने आपको बता दिया कि ये इनकम है, ये डीम्ड इनकम है, तो फिर वो इनकम बन जाएगी। इसकी एग्जांपल्स हम पहले देख चुके हैं, दोबारा से देख लेते हैं। एग्जांपल, लोन रिसीव्ड इन कैश। सेक्शन नंबर 39 कहता है कि ऐसा लोन जो रिसीव कर लिया जाए कैश के अंदर, ये चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। और बताएं सर, ट्रीटेड इनकम, डीम्ड इनकम जो हम बात कर चुके ऊपर, कोई इनकम है नहीं, होनी वो कैपिटल रिसीट चाहिए बाय नेचर, लेकिन लॉ ने कह दिया ये डीम्ड इनकम है तो इनकम बन जाएगी। ट्रीट कर दी, ट्रीटेड इनकम हो गई। इनकम है नहीं लॉजिकली, लेकिन लॉ कह रहे हैं हम ट्रीट कर रहे हैं तो हो जाएगी। जैसे कि सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव्ड फ्रॉम टेनेंट, ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंडर चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगी, एटसेट्रा। ठीक है, एनी, अच्छा ये वाला पॉइंट समझ आ गया, आसान है, ये आ गया, ये आ गया। चौथा पॉइंट, एनी लॉस ऑफ इनकम। ये क्या बात हो गई सर? लॉस ऑफ इनकम इनकम है, लॉस ऑफ इनकम भी क्या इनकम है? ये कैसी अजीब सी बात हो गई कि लॉस ऑफ इनकम भी इनकम है? वेरी सिंपल, लॉ क्या कह रहा है? लॉ कह रहा है तुम्हारी इनकम हो सकती थी, तुम्हारी वजह से, तुम्हारे डिसीजन की वजह से वो इनकम नहीं हो पाई, तो ये लॉस ऑफ इनकम है। और जो लॉस ऑफ इनकम है हम उसको भी इनकम ट्रीट करेंगे। एग्जाम्पल दे दें सर ताकि समझ आ जाए। हमने कहा अभी दे देते हैं एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, जब आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के हेड में जाएंगे, रेंटल इनकम, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, जब भी मैं कहूँ आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए रेंटल इनकम की, क्योंकि बच्चे फौरन से सोचना शुरू कर देते हैं सर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कह रहे हैं तो इसका मतलब प्रॉपर्टी बेचने से जो इनकम आती है। आंसर इज नो, रेंटल इनकम की बात हो रही है, रेंटल इनकम की बात हो रही है। एग्जाम्पल, रेंटल इनकम की अगर मैं बात करूँ तो लैंडलॉर्ड है, लैंडलॉर्ड ने टेनेंट को किराए पर फ्लैट दे दिया, दुकान दे दी। अब लैंडलॉर्ड को रेंट रिसीव हो रहा है, मेरा एक फ्लैट है, मैंने दोस्त को फ्लैट रेंट पे दे दिया, मुझे रेंट रिसीव हो रहा है, हर महीने लाख रुपए का, हर महीने 80,000 का रेंट रिसीव हो रहा है। अब मेरा वो फ्लैट है, मिसाल ले रहा हूँ, तारिक रोड के ऊपर फ्लैट है, और वहाँ से मुझे रेंट 1 लाख आ सकता है। मार्केट रेंट है 1 लाख पर मंथ, मैं किसी को भी 1 लाख पर मंथ दे सकता हूँ। लेकिन मेरा दोस्त आया, मेरा कज़न आया, उसने कहा कि मुनीर भाई ज़रूरत है मुझे फ़्लैट की और मैं आपको सिर्फ 80,000 दे सकता हूँ, आप मुझे प्लीज़ अपना फ्लैट किराए पे दे दो। मैंने कहा ठीक है, मेरा दोस्त है, मेरे रिश्तेदार है, मैंने उसको 80,000 रुपये किराए पे दे दिया। इसका मतलब कि फेयर मार्केट रेंट था 1 लाख रुपए, मैंने उसे दे दिया 80,000 रुपये पर। मैंने अपने हाथों से अपना लॉस ऑफ इनकम कर दिया। लॉ कहता है कि 80 तो तुम्हारी एक्चुअल इनकम हो गई, 80,000 इंटू 12, 9,60,000, ये तो तुम्हारा एक्चुअल रेंट हो गया। लेकिन जो तुम्हारा लॉस ऑफ रेंट है, ये तुम्हारा क्या है? लॉस ऑफ रेंट है, तो ये भी चार्जेबल टू टैक्स होगा, और जो टैक्सेबल अमाउंट होगी वो होगी 960,000 प्लस 240,000, यानी कि पूरी 12 लाख रुपए, ये तुम्हारी अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगी। तो लॉस ऑफ इनकम भी टैक्स की दुनिया में इनकम है। जब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो इसको तफसील से देखेंगे। इसको लॉ की जुबान में हम यूं कहेंगे जब हम पढ़ेंगे कि एक्चुअल रेंट और फेयर मार्केट रेंट विचएवर इज हायर इज टैक्सेबल, दोनों में से जो हायर है वो टैक्सेबल होगा। तो आप देख लो, एक्चुअल रेंट तो 960 था, लेकिन फेयर मार्केट रेंट क्या था? मार्केट रेंट क्या था? 12 लाख। तो देखो टैक्सेबल कितना हो रहा है? 12 लाख। तो 960 तो एक्चुअल रेंट है, लेकिन जो
960 तो देखो एक्चुअल रेंट है, लेकिन जो 240 जो लॉस ऑफ रेंट है वो भी क्या हो गया, टैक्सेबल हो गया। दोनों को मिलाओ तो बनता है 12 लाख, 12 लाख टैक्सेबल हो जाएगा। क्या ये बात आपकी समझ में आती है बेटा? इनकम की डेफिनेशन क्लियर है? मुझे ओके करो, मैं आगे बढ़ूँ जल्दी से। ठीक है बेटा, इजी। अच्छा, इनकम टैक्स, ये दो चीजें हम लोग देख रहे थे। इनकम टैक्स, टैक्स मैंने आपको कहा था टैक्स मींस बर्डन, टैक्स मींस एनी चार्ज विच इज इम्पोज्ड। टैक्स आपकी जेब से जाएगा, आप पर बर्डन है, लेकिन जो गवर्नमेंट जिसको ये टैक्स मिल रहा है उसका रेवेन्यू है। टैक्स की डेफिनेशन भी ऑर्डिनेंस के अंदर गिवन है, इसको बस जल्दी से देख लेते हैं। इजी से डेफिनेशन, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। टैक्स मींस, टैक्स का मतलब क्या है? एनी टैक्स इम्पोज्ड अंडर चैप्टर 2 चार्ज ऑफ टैक्स। मैंने आपको बता दिया था ऑर्डिनेंस के चैप्टर्स बने हुए, तो चैप्टर 2 के अंदर जो भी टैक्स इस ऑर्डिनेंस के तहत चार्ज किया जाएगा वो टैक्स है। सिंपल। इस ऑर्डिनेंस के तहत जो टैक्स लगाया जाएगा वो टैक्स है। और क्या टैक्स है उसमें सर? पेनल्टी भी शामिल है, कोई फी लगाई वो भी शामिल है, कोई चार्ज, कोई दूसरा सम हमने इसमें लगाया, हमने पेनल्टी बोला, हमने डिफॉल्ट सरचार्ज बोला, हमने लेट पेमेंट चार्जेस बोले, कुछ भी इस ऑर्डिनेंस के तहत हमने टैक्स पेयर के ऊपर इम्पोज किया वो टैक्स है। ये कहने की क्या जरूरत थी? ये कहने की जरूरत ये थी कि जो मेजर हम अनपेड टैक्स को रिकवर करने के लिए ले सकते हैं वो हम उस पेनल्टी, उस सरचार्ज को रिकवर करने के लिए भी ले सकते हैं, क्योंकि वो भी टैक्स की जुबान में लॉ के मुताबिक टैक्स है। और अगर टैक्स को रिकवर करने के लिए आप टैक्स नहीं दे रहे, आप पर टैक्स बनता है, हम अगर टैक्स रिकवर करने के लिए आपको डंडा मार सकते हैं, आपका बैंक अकाउंट सीज कर सकते हैं, आपके घर पे छापा मार सकते हैं, तो उस पेनल्टी को रिकवर करने के लिए भी, चाहे वो 10,000 की हो, हम ये सारे काम कर सकते हैं। टैक्स वाला कह रहा है, टैक्स एडमिनिस्ट्रेटर कह रहा है, ठीक है, टैक्स लॉ बनाने वाला कह रहा है। ठीक होगी बात? तो ये भी डेफिनेशन क्लियर है, इजी डेफिनेशन है बेटा, सबको क्लियर है? ये कंफर्म कर दो बेटा मुझे जल्दी से। कंफर्म कर दीजिए बेटा, क्लियर है बेटा? क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है बेटा? क्या मेरी आवाज़ आपके लिए क्लियर है? ग्रेट। जल्दी से आप लोग क्विकली रिस्पॉन्ड कर दिए करें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप लोगों तक आवाज़ पहुंच नहीं रही। ठीक है, या माइक को कोई इशू हो गया? अच्छा भाई, टैक्स की डेफिनेशन भी आपने पढ़ ली, इनकम की डेफिनेशन आपने लॉ की पढ़ ली, टैक्स की डेफिनेशन आपने लॉ की पढ़ ली। अच्छा भाई, अब हम बात करते हैं टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम, सेक्शन 4 की। सेक्शन 4 की बात करते हैं। सेक्शन 4 is a very important section of income tax ordinance. Section 4 basically defines, this section basically defines the scope of tax law. ये बेसिकली कर क्या रहा है सेक्शन? टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम। ये सेक्शन टैक्स लॉ का स्कोप डिफाइन कर रहा है। अच्छा भाई, क्या मतलब? लॉ में आपने कंपनीज एक्ट अगर पढ़ा होगा तो उसमें भी सेक्शन 4 है जो कंपनीज एक्ट को एम्पावर करता है कि भाई आप कंपनीज पर ये रूल रेगुलेशन अप्लाई कर दें, ये कंपनीज एक्ट की बाइंडिंग, इसके कवानीन अप्लाई कर दें। इसी तरह टैक्स की दुनिया में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन नंबर 4 इस ऑर्डिनेंस को ये पावर दे रहा है कि ये डंडा आपके हाथों में लगाएं, सब पर टैक्स मारें, सबको डंडा। टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम। सो दिस सेक्शन डिफाइंस द स्कोप ऑफ टैक्स। ठीक है, ये सेक्शन इस पूरे ऑर्डिनेंस को, इस पूरे इनकम टैक्स लॉ को ये पावर दे रहा है, इंपावर कर रहा है कि आप हर पे टैक्स लगाएं, हर किसी की टैक्सेबल इनकम पर टैक्स लगाएं, हर बंदे पर टैक्स लगाएं। अब ये क्या पावर दे रहा है, ये क्या स्कोप डिटरमिन कर रहा है, जब हम इस सेक्शन को पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा बेहतर तौर पर अंदाजा होगा।
ठीक है बेटा, तो आओ हम इस सेक्शन को स्टडी करना शुरू करते हैं। कहाँ चला गया माउस? चलो, इसके अंदर जो भी वर्ड्स बोल्ड हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये स्कोप ऑफ इनकम टैक्स, ये टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम, बेसिकली पूरे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की समरी है, पूरे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की 2 लाइनर समरी है, तो गलत ना होगा। लेट्स सी व्हाट दिस समरी सेज। इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज्ड, इनकम टैक्स लगेगा। अब इनकम टैक्स लगेगा से पहले आपको इनकम टैक्स का मानी मालूम होना चाहिए। इनकम का मानी आपको मालूम हो गया, हमने कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पढ़ लिया, हमने डेफिनेशन पढ़ ली, आपको इनकम का मानी मालूम हो गया। टैक्स का मानी आपको मालूम हो गया, टैक्स आपकी जेब पर बर्डन है, टैक्स गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, टैक्स वो चार्ज है, वो लेवी है जो गवर्नमेंट आप पर इम्पोज कर रही है, आपकी इनकम पर इम्पोज कर रही है। शैल बी इम्पोज्ड, लगेगा भाई लगेगा। फॉर ईच टैक्स ईयर, हर टैक्स ईयर के लगेगा। अब ये टैक्स ईयर क्या है हमें नहीं पता, हम पढ़ेंगे तो पता लगेगा, लेकिन ये टैक्स लगेगा और हर टैक्स ईयर के लिए लगेगा। अच्छा सर, किन रेटों पर लगेगा? एट द रेट और रेट्स स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल। सर ये उन रेटों के हिसाब से लगेगा जो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर गिवन है। मैंने आपको पहले बता दिया था कि फर्स्ट शेड्यूल रेट्स का शेड्यूल है, कोई भी रेट आपको ढूंढना है फर्स्ट शेड्यूल में ढूंढ लें। As the case may be, on every person, किस पर लगेगा? पर्सन पर लगेगा। जबरदस्त बात हो गई सर। ये पर्सन कौन है? इसकी डेफिनेशन भी आगे आ जाएगी, लेकिन अभी आसानी के लिए, इजी गोइंग के लिए, लेट मी टेल यू, लॉ की डेफिनेशन के हिसाब से 7 तरह के पर्सन हैं। पर्सन में 7 चीजें इंक्लूडेड है। कितनी है? 7 चीजें। बट द इंपॉर्टेंट आर 3। बाकी सारे पर्सन्स हैं, लेकिन बस वो नाम के पर्सन्स हैं, बहुत ज़्यादा काम के पर्सन्स नहीं हैं। आप डेफिनेशन पढ़ लेंगे, आपको पता चल जाएगा ये पर्सन है, उसके बाद ज़्यादा काम नहीं है उसका। लेकिन काम 3 पर्सन्स का है हमें। इंडिविजुअल, एओपी, कंपनी। तो टैक्स लॉ के हिसाब से पर्सन की डेफिनेशन में 7 तरह के लोग शामिल हैं, लेकिन हमारे लिए काम के 3 हैं। पढ़ेंगे वो भी क्या हैं, लेकिन हमारे लिए काम के पूरे टैक्स लॉ के हिसाब से हमारे लिए 3 पर्सन्स काम के। इंडिविजुअल, फर्द वाहिद, मैं फर्द वाहिद हूँ, मैं इंडिविजुअल हूँ, मैं बिजनेस कर सकता हूँ, मैं सैलरी इनकम अर्न कर सकता हूँ, मुझ पर टैक्स लगेगा। एओपी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, जिसमें आती हैं पार्टनरशिप्स, एक से ज़्यादा लोग मिलकर कोई बिजनेस कर रहे हैं, एओपी फॉर्म कर ली है, पार्टनरशिप फॉर्म कर ली है, टैक्स लॉ के हिसाब से वो एक सेपरेट एंटिटी है, उसके ऊपर टैक्स लगेगा जो वो इनकम अर्न करेगी। इसी तरह कंपनी, कंपनी एक सेपरेट एंटिटी है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, दे आर पुटिंग देयर मनी इन अ पूल, कंपनी बना ली, कंपनी इनकम अर्न कर रही है, वो भी टैक्स लॉ की नज़र में एक पर्सन है, उस पर भी टैक्स लगेगा। हु हैज़ टैक्सेबल इनकम, जिसकी क्या हो भाई? टैक्सेबल इनकम हो। अब ये टैक्सेबल इनकम क्या है ये भी हमें नहीं पता, हमें पढ़ना पड़ेगा फॉर द ईयर। तो जब हम इन सारे एलिमेंट्स को जो मैंने हाईलाइट किए, टैक्स ईयर, इसको क्लिक करें तो टैक्स ईयर की पूरी डिस्कशन आ जाएगी जो भी आने वाली है। रेट्स स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, क्लिक करें तो फर्स्ट शेड्यूल खुल जाता है। एज द केस मे बी ऑन एवरी पर्सन, हर पर्सन की टैक्सेशन आपको पढ़नी है। इन शॉर्ट, हु हैज टैक्सेबल इनकम, हु हैज टैक्सेबल इनकम। अब ये टैक्सेबल इनकम है तो कहने में कितना मासूम वर्ड, लेकिन ये है तो मासूम वर्ड, लेकिन इसे हम कहेंगे मासूम फितना है। टैक्सेबल इनकम, लेकिन जैसे ही आप इस वर्ड को क्लिक करेंगे ये टैक्सेबल इनकम खुल जाएगा और फैल जाएगा। ये एक हाइपर लिंक है, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे सारे हेड्स ऑफ इनकम खुल जाएंगे। हर हेड ऑफ इनकम को क्लिक करेंगे उसके अंदर के सारे प्रोविजंस खुल जाएंगे। सो दिखने में ये लग रहा है टैक्सेबल इनकम, लेकिन यह है बहुत बड़ी चीज़, ये पूरा ऑर्डिनेंस है। ठीक, फॉर द एक एक करके हम इसके सारे एलिमेंट्स को पढ़ना शुरू करेंगे। इनकम टैक्स पेबल बाय अ टैक्स पेयर फॉर अ टैक्स ईयर शैल बी कंप्यूटेड बाय अप्लाइंग द टैक्स रेट और रेट्स ऑफ टैक्स एप्लीकेबल टू द टैक्स पेयर under income tax ordinance to the taxable income of the taxpayer for the year.
The resulting tax payable shall be reduced by tax credits allowed under income tax ordinance to the taxpayer shall be subtracted. क्या मतलब हुआ इसका? बहुत सिंपल मतलब हुआ इसका. जो डिटेल डिस्कशन हमारे पास चैप्टर 2 में, नेक्स्ट चैप्टर में आएगी, जिसे हम कहेंगे टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम, डिडक्टेबल अलाउंस एंड टैक्स क्रेडिट्स. ये अगले चैप्टर का नाम है. तो हम देखेंगे कि टैक्सेबल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है. दरअसल तो टैक्सेबल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है ये हम पूरे इनकम टैक्स लॉ में ही देखेंगे. ये ऐसा टॉपिक नहीं है कि मैं आपको आज आधे घंटे में, 15 मिनट में, या एक क्लास में, 2 क्लास में बता सकूँ. टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम तो पूरा इनकम टैक्स है. आसानी के लिए बता दूं मैं आपको बात क्या हो रही है. बात ये हो रही है, सुनिएगा जरा. बात ये हो रही है कि टैक्स लगेगा टैक्सेबल इनकम पर. सर ये टैक्सेबल इनकम क्या भला है? ये टैक्सेबल इनकम बेसिकली सारे हेड्स ऑफ इनकम की इनकम को मर्ज कर देने से आती है. जैसे कि तो हेड्स ऑफ इनकम हैं कितने भाई? 5 हेड्स ऑफ इनकम है. ये हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ लिया था. कौन कौन से? सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. ये सारे हेड्स ऑफ इनकम हैं. इन सारे हेड्स ऑफ इनकम की इनकम कैलकुलेट होगी. अच्छा, इनकम कैसे कैलकुलेट होगी? हमें पता है कि इनकम किसे कहते हैं. किसे कहते हैं इनकम? तो ग्रॉस रिसीट्स में से एक्सपेंसेस को लेस कर दें, इसे इनकम कहते हैं. ठीक है, ग्रॉस रिसीट्स बोल दें. टर्नओवर बोल दें, रेवेन्यू बोल दें. बिजनेस के केस में हम आमतौर पर टर्नओवर और रेवेन्यू का वर्ड यूज कर रहे होते हैं. बाकी चीजों के अंदर हम ग्रॉस रिसीट्स का वर्ड यूज कर सकते हैं. तो हमने कहा इसमें से आप एक्सपेंसेस को लेस कर दें. सैलरी है, सैलरी का जो भी सैलरी की रिसीट्स होंगी आप उसमें से अपनी सैलरी के एक्सपेंसेस को लेस कर दीजिए, तो आपके पास सैलरी इनकम आ जाएगी. इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की जो भी रिसीट्स होंगी उसके अंदर से आप उसके एक्सपेंसेस लेस कर दीजिए, तो आपके पास इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी की इनकम आ जाएगी. कैपिटल गेन की जो भी रिसीट्स होंगी आप उसमें से कैपिटल गेन से रिलेटेड एक्सपेंसेस लेस कर दीजिए, तो आपके पास कैपिटल गेन की इनकम आ जाएगी. बिजनेस इनकम की जो भी रिसीट्स होंगी, जो भी टर्नओवर होगा, जो भी रेवेन्यू होगा, उसमें से आप उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस लेस कर दीजिए, तो आपके पास बिजनेस इनकम आ जाएगी. और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में से आप उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस लेस कर दीजिए, तो आपके पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ जाएगी. जिसमें से एक बात मैं आपको अभी से बता दूं, बाद में पता लगेगी, अभी से बता रहा हूं मैं आपको. सैलरी के एक्सपेंसेस अलाउ नहीं होते. लॉ कहेगा हम सैलरी की हेड में से आपको कोई एक्सपेंस भी अलाउ करने नहीं देंगे. बाकी हेड्स ऑफ इनकम में से उस हेड से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस आपके आ रहे हैं वो आप लेस कर लो, कोई मसले की बात नहीं है. जब वो लेस करके आपके पास बॉटम लाइन उस सैलरी, उस हेड ऑफ इनकम की इनकम आ जाएगी, तो फिर आप एक काम करना, इस सबको सम कर लेना और सम करके एक अमाउंट निकाल लेना. जबरदस्त. इन सबको आपने सम किया और आपने एक अमाउंट निकाल ली. उस अमाउंट में से आप एक और चीज लेस कर देना. क्या चीज लेस कर दें सर? मजीद क्या चीज लेस कर दें इसमें से? डिडक्टेबल अलाउंसेस लेस कर दें. डिडक्टेबल अलाउंसेस लेस कर दें
तो क्या होगा, मैंने कहा तो आ जाएगी आपके पास टैक्सेबल इनकम। अच्छा सर टैक्सेबल इनकम आ गई, अब क्या होगा, इस पर तुम टैक्स रेट अप्लाई कर देना। कौन से वाले, फर्स्ट शेड्यूल वाले। जब तुम इन पर टैक्स रेट अप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगी ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी, एनटीआर वाली। अभी एनटीआर क्या है मैंने बताया नहीं, बताऊंगा अभी आपको मैं। उसके बाद आप इसमें से मज़ीद कुछ लेस करेंगे जिसे हम कहते हैं टैक्स क्रेडिट्स। सर ये टैक्स क्रेडिट्स लेस करने के बाद क्या आ जाएगी हमारे पास, हमने कहा ये टैक्स क्रेडिट लेस करने के बाद आपके पास आ जाएगी टैक्स लायबिलिटी। ये मैंने आपके सामने एक छोटा सा फॉर्मेट बना दिया है। ये छोटा सा फॉर्मेट अभी आपकी समझबूझ के हिसाब से बनाया है। ये फॉर्मेट थोड़ा फैलेगा, बड़ा होगा, लेकिन ये वक्त के साथ साथ बड़ा होगा जब आपके कॉन्सेप्ट्स बड़े होंगे। अभी अगर मैं आपको बहुत ज़्यादा फैला हुआ स्ट्रक्चर दिखा दूंगा इस टैक्सेबल इनकम की कैलकुलेशन का तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। और अभी कंफ्यूज करना मेरा बिल्कुल भी मकसद नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, सेक्शन क्या कहना चाह रहा है, सेक्शन ये कहना चाह रहा है कि टैक्स लगेगा, किस पर लगेगा, टैक्सेबल इनकम पर लगेगा। टैक्सेबल इनकम है क्या, हमने कहा सर सारे हेड्स ऑफ इनकम जो आपके पास गिवन है, सारे हेड्स ऑफ इनकम जिसमें सैलरी भी है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, कैपिटल गेन, बिजनेस इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, उन सारी इनकम को आप सम कर दें। इनकम को सम कर दें मतलब सर उसके ग्रॉस रेवेन्यू, टर्नओवर या रिसीट्स में से एक्सपेंसेस को लेस कर दें, उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस को लेस कर दें। हमने लेस कर दिया, लेस करने के बाद एक बॉटम लाइन आ गई जिसे हमने इनकम कह दिया। ये टैक्सेबल इनकम नहीं है, उसमें से हमने कुछ लेस कर दिया, डिडक्टेबल अलाउंसेस हमने उसमें से लेस कर दिए। ये डिडक्टेबल अलाउंसेस क्या हैं हमें नहीं पता, हमें अभी सिर्फ इतना पता है कि ये एक फिगर है जो लेस हो रही है। इनकम में से अगर कोई फिगर लेस हो रही है तो वो हमारी फायदे की चीज़ है, इतना बस हमें पता है। एक्सपेंसेस रेवेन्यू को लेस कर रहे हैं, प्रॉफिट को कम कर रहे हैं। ये एक्सपेंसेस जितने ज़्यादा होंगे उतना हमारा प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स कम देना पड़ेगा। इसका मतलब कि एक्सपेंसेस टैक्स की दुनिया में बड़े काम की चीज़ है, बड़े फायदे की चीज़ है। सारे हेड्स ऑफ इनकम की इनकम का सम कर दिया, उस सम करने के बाद एक और फिगर हम लेस कर रहे हैं जिसे हम डिडक्टेबल अलाउंस कह रहे हैं। हमने कहा सर डिडक्टेबल अलाउंस कह रहे हैं, ये भी चीज़ लेस हो रही है टोटल इनकम से, ये भी टैक्सेबल इनकम को कम कर रही है, उस इनकम पर जिस पर टैक्स लेगा उसे कम कर रही है। तो हमने कहा ये भी फायदे की चीज़ है, बेनिफिट की चीज़ है। टैक्स पेयर की जो भी बेनिफिट की चीज़ है वो आपको बहुत ज़्यादा याद रखनी है, खुसूसी याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव। फिर सर ये जो अमाउंट आ गई इसे हमने लॉक कर दिया, डबल अंडरलाइन के अंदर लॉक कर दिया, ये टैक्सेबल इनकम है जो लॉक हो गई। अब हमें निकालनी है टैक्स लायबिलिटी। क्यों निकालनी है, क्योंकि वही तो टैक्स लायबिलिटी है जो हमें गवर्नमेंट को पे करनी है। हमने उसके ऊपर टैक्स रेट लगा दिए। कौन से टैक्स रेट लगा दिए, जो फर्स्ट शेड्यूल में गिवन है वो रेट लगा दिए। तो आ गई हमारे पास NTR, नॉर्मल टैक्स रिजीम की ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी। अभी NTR क्या है मैंने नहीं बताया, बताऊंगा। उसमें से लेस कर दो क्या, एक और अमाउंट जिसे हम कहते हैं टैक्स क्रेडिट्स। अब ये टैक्स क्रेडिट्स क्या है सर, टैक्स लायबिलिटी में से लेस हो रही है तो लायबिलिटी कम कर रही है, ये भी फायदे की चीज़ है टैक्स पेयर की। तो जो अमाउंट इनकम को कम कर रही थी, जो अमाउंट टैक्सेबल इनकम को कम कर रही थी, वो भी टैक्स पेयर के फायदे की चीज़ है, क्योंकि टैक्सेबल इनकम कम हो गई, उस पर रेट लगेगा तो लायबिलिटी भी कम ही आएगी। और सर रेट लगने के बाद जो अमाउंट लेस हो रही है वो टैक्स लायबिलिटी को कम कर रही है, वो भी फायदे की चीज़ है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें पे करना क्या है, अल्टीमेटली हमें ये अमाउंट पे करना है टैक्स लायबिलिटी का, टैक्स वाले को। हमें टैक्स अथॉरिटीज को ये वाला अमाउंट पे करना है। जब ये वाला अमाउंट कम हो रहा है इसका मतलब कि जो भी अमाउंट, जो भी चीज़, चाहे वो डिडक्टेबल अलाउंस हो, चाहे वो टैक्स क्रेडिट हो, जो इस अमाउंट को कम कर रही है वो टैक्स पेयर के फायदे की चीज़ है। पढ़ेंगे डिडक्टेबल अलाउंसेस क्या हैं, टैक्स क्रेडिट्स क्या हैं, सब पढ़ेंगे, ठीक होगी बात। तो अब इस सेक्शन को जरा हम देखते हैं, ये सेक्शन क्या कहना चाह रहा है। ये सेक्शन ये कहना चाह रहा है इनकम टैक्स पेएबल बाय अ टैक्स पेयर फॉर अ टैक्स ईयर शैल बी कंप्यूटेड
by applying the rate or rates of tax applicable to taxpayer to the taxable income। तो सर वो जो भी रेट एप्लीकेबल होंगे उसे किस पर अप्लाई कर देंगे हम? टैक्सेबल इनकम पर अप्लाई कर देंगे। द रिजल्टिंग टैक्स पेबल शैल बी रिड्यूस्ड बाय टैक्स क्रेडिट्स, और उसमें से हम क्या भी लेस करेंगे? टैक्स क्रेडिट्स को भी लेस करेंगे। अच्छा भाई, लेकिन साथ साथ वो क्या भी कह रहा है? साथ साथ कह रहा है कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे, कुछ क्लासेस ऑफ इनकम, कुछ कैटेगरीज ऑफ इनकम ऐसी भी होंगी जिस पर क्या लगेगा? सेपरेट टैक्स रेट, जो सेपरेट टैक्स रिजीम में फॉल करेंगी। क्या भी लगेगा? जरा देख लो भाई। जिस पर सेपरेट टैक्सेशन होगी। कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जिन पर जो टैक्स लग रहा होगा वो क्या हो जाएगा? फाइनल टैक्स हो जाएगा। इसका मतलब कि वो लोग अलग हो गए। अब इसने 3 तरह की चीज़ें बयान कर दी। एक तो कहा कि भैया टैक्सेबल इनकम निकाल लो, टैक्स रेट लगा दो, सारी हेड्स ऑफ इनकम की इनकम को सम कर लो, टैक्स रेट लगा दो, टैक्स क्रेडिट से उसको भले आप बेनिफिट दो, टैक्स लगा दो। ज़बरदस्त बात हो। फिर उसने कहा कुछ क्लासेस ऑफ इनकम ऐसी भी होंगी जिन पर सेपरेट टैक्सेशन लगेगी, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, सेपरेट ब्लॉक, सेपरेट रेट लगेगा, और कुछ इनकम ऐसी भी होंगी कि जो फाइनल टैक्स में फॉल कर रही होंगी। Here comes the concept of tax regimes। ठीक है, अब बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है जिसे हम कहते हैं टैक्स रिजीम्स का कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? टैक्स रिजीम्स। ठीक है बेटा, अब हम डिस्कस कर रहे हैं अपना कॉन्सेप्ट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, टैक्स रिजीम्स। क्या है ये वर्ड और इसका मतलब क्या है? सबसे पहले इसका मतलब समझ लो। एक बात तो तय है, टैक्स लगेगा उस अमाउंट पर जो आपने अर्न की है, ऐसा ही है। टैक्स लगेगा इनकम पर, जो इनकम की डेफिनेशन के हिसाब से इनकम है। इनकम पर टैक्स लगेगा कैसे? क्या तरीके हैं, क्या मेथड्स हैं, किस तरह से हम इनकम को टैक्स करेंगे, ये डिटरमिन करेगा टैक्स रिजीम। जबरदस्त बात हो गई। इसका मतलब कि सर टैक्स रिजीम का मतलब ये हुआ कि टैक्स रिजीम will basically determine how any particular income or class of income will be subject to tax charge। ये टैक्स रिजीम बेसिकली तरीका है, इसको बहुत आसानी से समझाता हूं मैं। सर सारी इनकम को एक ही तरीके से क्यों टैक्स नहीं कर दिया? हमारे लिए टैक्स को इतना मुश्किल क्यों बना दिया? क्या आप टैक्स रिजीम्स बता रहे हैं हमें? एक नज़ारा भी करा देता हूँ, टैक्स रिजीम्स कितनी तरह की होती हैं, देख भी लेते हैं पहले। हम देखेंगे फाइनल टैक्स रिजीम, हम देखेंगे मिनिमम टैक्स रिजीम, हम देखेंगे नॉर्मल टैक्स रिजीम। फिर नॉर्मल टैक्स रिजीम के अंदर भी हम मुख्तलिफ कैटेगरीज देख रहे होंगे। एक देख रहे होंगे सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, और एक देख रहे होंगे अदर देन सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम। तो यानी कि बहुत सारे तरीके हैं, और हम जो पढ़ने लगे हैं अब सर ये बहुत सारे तरीके हैं और बहुत सारी इनकम मुख्तलिफ तरीक़ों से टैक्स हो रही होगी। मिसाल देता हूँ, सैलरी इनकम नॉर्मल टैक्स रिजीम के अंदर फॉल कर रही होगी, वो नॉर्मल स्लैब रेट्स के थ्रू टैक्स हो रही होगी।
इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नॉर्मल टैक्स रिजीम में फॉल कर रही होगी, वो नॉर्मल स्लैब रेट से फॉल टैक्स हो रही होगी। डिविडेंड और प्रॉफिट ऑन डेट अभी हमने देखा कि वो फाइनल टैक्स रिजीम में फॉल करती है, वो फाइनल टैक्स रिजीम के थ्रू टैक्स हो रही होती है। हम देखेंगे कि सर्विस इनकम मिनिमम टैक्स रिजीम में भी फॉल कर रही होती है, वो मिनिमम टैक्स रिजीम के तरीके से टैक्स हो रही होती है। हम देखेंगे कि शेयर्स जो लिस्टेड कंपनी के बिकते हैं वो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम में फॉल करते हैं, वो सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम के तरीके से टैक्स हो रहे होते हैं। तो हमने कहा सर इतना मुश्किल कर क्यों दिया, सबको एक ही तरह से टैक्स कर लेते, आसान भी हो जाता, टैक्स का पेपर भी आसान हो जाता, इतना पढ़ना भी ना पड़ता, इतने मोटे मोटे ऑर्डिनेंस छोटे छोटे पतले पतले हो जाते और सब कुछ इजी हो जाता हमारे लिए। मशवरा तो आपका अच्छा है, लेकिन इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है। क्या हर किसी को एक लाठी से हाँका जा सकता है? आंसर इज नो। एक वालिदैन के भी अगर 4 बच्चे हैं तो वो चारों को एक तरह से ट्रीट नहीं किया जाएगा। कोई थोड़ा अच्छा है तो उसको ज़रा इजी हैंड दिया जाएगा, अच्छा है, शरीफ बच्चा है। कोई अगर तेज़ बच्चा है, शरारती बच्चा है, उसको डंडे भी लगाए जाएंगे, उसकी पिटाई भी लगाई जाएगी, वो नहीं पढ़ रहा उसको थप्पड़ भी मारे जाएंगे। आर यू गेटिंग दिस? क्लास में स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, क्या सारे स्टूडेंट्स को एक तरह से हाँका जा सकता है? क्या सारे स्टूडेंट्स को एक तरह से ट्रीट किया जा सकता है? आंसर इज नो। सारे स्टूडेंट्स को हमें अलग अलग तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा। बहुत अच्छा स्टूडेंट है, फ़ौरन से पिक कर लेता है, मैंने सर उसको तो आपने इशारा दे दिया, वो कर लेगा सारा काम। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो स्लो होते हैं, उनको आपको थोड़ा सा ज़रा दूसरे तरीके से समझाना पड़ता है, अलग एग्जांपल्स देनी पड़ती हैं, एक चीज़ को 2 दफ़ा रिपीट करना पड़ता है। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो बैठे होते हैं क्लास में, समझना नहीं चाहते, शरारती होते हैं, तफरीह कर रहे होते हैं, उनको फिर आपको ज़रा टफ टाइम देना पड़ता है। तो ये उसूल तो ज़िंदगी के हर शोबे में आपको मिलेगा। क्या जेल में सारे कैदियों से सेम ट्रीटमेंट किया जाता है? आंसर इज़ नो। सर एक ने मस्जिद से चप्पल चुराए, उसको 3rd डिग्री नहीं दी जाएगी, ठीक है, उसको हंटर नहीं लगाए जाएंगे। अच्छा, लेकिन सर अगर एक ने किसी का कत्ल कर दिया है तो हमने कहा अब उसको तो फांसी दी जाएगी, उसको तो उम्र कैद दी जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि हर क्लास ऑफ इनकम की इनकम को एक लाठी से नहीं हाँका जा सकता। अब आप देखिएगा, आप और सोचिएगा, टैक्स रेगुलेटर का पॉइंट ऑफ व्यू, मैं गवर्नमेंट हूँ, मैं टैक्स रेगुलेटर हूँ, मैं देख रहा हूँ बहुत सारी इनकम है, सैलरी भी है, डिविडेंड भी है, प्रॉफिट ऑन डेट भी है, बिजनेस इनकम भी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी है, लोग बहुत सारी इनकम कमा रहे हैं, मुझे उनसे टैक्स को कलेक्ट करना है, मुझे सैलरी से भी टैक्स कलेक्ट करना है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से, बिजनेस इनकम से, हर जगह से मुझे टैक्स कलेक्ट करना है। मैं डिविडेंड्स पे आसानी से टैक्स कलेक्ट कर सकता हूँ। मैं सारी कंपनियों को बोलूँ, मुझे सारे एक एक बंदे के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं रेगुलेटर हूँ, मैं कंपनी को बोलूँ कि भाई आपने सारे शेयर होल्डर का टैक्स काट लेना है और जमा करा देना है, और जो उनकी इनकम पर टैक्स कट गया अब वो फुल एंड फाइनल हम वापस नहीं देंगे, फाइनल टैक्स रिजीम। तो आसानी से कलेक्शन भी हो गई और अब मज़ीद कैलकुलेशन की झंझट भी नहीं है कि टैक्स पेयर अपना एक्सपेंस लेस करेगा, बॉटम लाइन प्रॉफिट निकालेगा, लॉस आएगा, क्या आएगा। हमने बोला भाई ग्रॉस अमाउंट के ऊपर टैक्स कलेक्ट हो गया, हमारे पास आ गया, गवर्नमेंट कह रही है बस अब वापस नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट इनकम के ऊपर, ग्रॉस अमाउंट के ऊपर, मिसाल के तौर पर जो FTR में फॉल कर रहा है, ग्रॉस अमाउंट के ऊपर टैक्स कट गया, ग्रॉस अमाउंट के ऊपर टैक्स कट गया, हमारे पास आ गया, फाइनल टैक्स हो गया, ये अब हम वापस भी नहीं करेंगे, मजीद भी नहीं लगाएंगे। आसानी है हमारे लिए। जिधर जिस क्लास ऑफ इनकम के लिए जो मोड आसान है हम उसको उस हिसाब से टैक्स कर देंगे। आर यू गेटिंग दिस? अच्छा, इसका मतलब है कि सर हर क्लास ऑफ इनकम को एक लाठी से वैसे भी ना हाँका जा सकता है, ना हाँकना चाहिए। गवर्नमेंट कहती है कि इसके ऊपर फाइनल टैक्स लगाने से मुझे ज़्यादा कलेक्शन हो रही है, मेरा ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, मैं इसके ऊपर फाइनल टैक्स लगा दूंगा। गवर्नमेंट कहती है कि इस पर मुझे मिनिमम टैक्स लगाने से ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, ज़्यादा पैसा आएगा, हम इसको मिनिमम टैक्स में टैक्स कर लेंगे। जैसे बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल, अभी बजट अगर आप लोगों की समाज से गुजरा है, किसी का कोई इंटरेस्ट था, उसने देखा, तो आपने देखा होगा कि ये जो बजट आया, फाइनेंस बिल 2024-25, फाइनेंस एक्ट 2024। अच्छा, हमारा जो फिस्कल ईयर चलता है, कंट्री का ईयर चलता है, वो चलता है जुलाई से जून। अभी हम फिस्कल ईयर की और सारी बातें करेंगे टैक्स ईयर के अंदर। जुलाई से जून चलता है।
यानी जो बजट आया वो 1 जुलाई 24 से 30 जून 25 तक के लिए एप्लीकेबल है। इसके अंदर एक मेजर ये आया कि एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स जो फाइनल टैक्स में पहले फॉल कर रहा था उसको फाइनल से निकाल के मिनिमम में ले आए। क्यों ले आए? सुकून नहीं है क्या? यही खेल रह गया गवर्नमेंट के पास, इस रिजीम से निकाला उस रिजीम में ले आए। अरे भाई आसानी के साथ एक कैलकुलेशन कर तो रहे थे, स्टूडेंट समझ गए थे, सारे लेक्चर्स हमारे भी रिकॉर्डेड थे, लेकिन आपने रिजीम चेंज कर दी। रिजीम चेंज करने से हुआ क्या? रिजीम चेंज करने से गवर्नमेंट को फायदा हुआ। फाइनल टैक्स में उनको पहले 1% ऑफ ग्रॉस प्रोसीड्स का टैक्स मिल रहा था, मिनिमम टैक्स कर दिया। अब गवर्नमेंट को मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 टैक्स मिलने की उम्मीदें हैं एक्सपोर्टर्स से। यानी उन्होंने रिजीम चेंज कर दी अपनी आसानी के लिए, अब ज्यादा टैक्स कलेक्ट होगा। तो गवर्नमेंट को जिस तरीके से जिस टैक्स रिजीम में टैक्स करके इजी टैक्स रिसीव हो रहा है, टैक्स कलेक्शन या तो इजी हो रही है या टैक्स कलेक्शन ज्यादा हो रही है, तो गवर्नमेंट बोलती है ठीक है भाई हम ये वाली टैक्स रिजीम इधर से चेंज करके इधर डाल दिया, इसको इधर अब इस लाठी से नहीं हाँकेंगे, हम इस लाठी से हाँकेंगे। पहले हम इसको हंटर नहीं मार रहे थे, डंडे से मार रहे थे, अब हम इसको हंटर से मारेंगे। मर्जी भाई, हम तो मासूम लोग हैं, जैसे गवर्नमेंट बोलेगी टैक्स दे देंगे। हुकूमत के पाबंद हैं, कवानीन के पाबंद हैं, जैसे जैसे इनकम पर टैक्स लगाएगी देना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब हम देखते हैं कि टैक्स रिजीम्स हैं कितनी। अच्छा भाई, तो एक नज़र तो आपको मैंने दिखा दी थी, एक नज़र मैंने आपको दिखा दी थी। ये हैं टैक्स रिजीम्स जो आपके पास स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही हैं। तो सबसे पहले जो हम पढ़ने लगे हैं वो हम पढ़ने लगे हैं फाइनल टैक्स रिजीम को। इसका कुछ कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया, इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। फाइनल टैक्स रिजीम नाम से ही जाहिर है, किससे जाहिर है? नाम से ही जाहिर है। अच्छा, अभी जो हम रिजीम्स का डिस्कशन कर रहे हैं, डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं, चीज़ों को, काफ़ी सारी चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखें कि जब हम आगे बढ़ेंगे और हर हेड ऑफ इनकम को और हर इनकम को डिटेल में देखेंगे, तब ये टैक्स रिजीम का कॉन्सेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर होगा। ठीक है, अभी आपको एक ओवरव्यू मिलेगा, वही बात है ट्रेलर। इज दिस द कंप्लीट मूवी? इज दिस द कंप्लीट पिक्चर? आंसर इज नो। ये ट्रेलर है, ठीक है, बट this trailer is going to solidify, strengthen your foundation of taxation concepts। बहुत गौर से सुनिएगा। फाइनल टैक्स रिजीम, फाइनल टैक्स रिजीम के अंदर हो क्या रहा है? फाइनल टैक्स रिजीम के अंदर हो ये रहा है कि हमने कहा सर फाइनल टैक्स रिजीम के अंदर जो भी इनकम टैक्स हो रही होगी वो स्पेसिफाइड बाय द लॉ होगी, लॉ स्पेसिफाई करेगा। लॉ कौन सा? इनकम टैक्स लॉ। और क्या होगा? एग्जाम्पल डिविडेंड इनकम। लॉ ने बोल दिया डिविडेंड इनकम एफटीआर में जाएगा। ठीक, रेट स्पेसिफाइड बाय द लॉ, लॉ उसका रेट भी अलग बताएगा आपको। फॉर एग्जाम्पल 15% इसका टैक्स रेट है। ठीक, और क्या होगा सर? टैक्स कलेक्टेड या डिडक्टेड will be full and final
डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि जो भी टैक्स कलेक्ट किया गया, डिडक्ट किया गया, वो फुल एंड फाइनल हो गया। नाम से जाहिर फाइनल टैक्स रिजीम। फुल एंड फाइनल से मुराद ये है कि अब हम उस पर मजीद टैक्स नहीं लगाएंगे और जो लग गया वो वापस भी नहीं मिलेगा। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का वर्ड यूज होता है ना आमतौर पर कमर्शियल टर्म्स के अंदर। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो गई भाई, अब ना इससे कुछ लेना है ना इसको कुछ देना है। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। लॉ कहता है कि ये इनकम थी, हमने बता दी इस पर फाइनल टैक्स लगेगा। ये इनकम थी, हमने बता दिया इस पर किस रेट से टैक्स लगेगा, और हमने ये भी बता दिया कि ये फुल एंड फाइनल है। अच्छा, तो सर इसका मतलब क्या अब क्या इसमें से एक्सपेंसेस हम लेस नहीं कर सकते? नहीं, नो एक्सपेंसेस अलाउड। वो जो सर आपने अभी ऊपर थोड़ी देर पहले बताया था डिडक्टिबल अलाउंसेस भी लेस होते हैं, वो भी इसमें से लेस नहीं कर सकते। नो डिडक्टिबल अलाउंसेस आर अलाउड। एक्सपेंसेस इसमें से लेस नहीं कर सकते, तो सर इसमें क्या लॉस भी नहीं आ सकता? क्योंकि अगर हम ऊपर देखें तो हमने ये देखा था, मिसाल ले रहा हूं मैं, ये बिजनेस इनकम है, ये बिजनेस इनकम है, ये इसके एक्सपेंसेस हैं। अगर एक्सपेंसेस इनकम से एक्सीड कर जाते, रेवेन्यू से एक्सीड कर जाते हैं, तो क्या यहां पर मेरे पास लॉस आ सकता है? आंसर इज यस, मेरे पास लॉस आ सकता है। लेकिन जरा मुझे बताओ कि क्या मेरे पास कभी भी एफटीआर वाली इनकम में लॉस आ सकता है? नहीं आ सकता। वजह, मैं यहां से एक्सपेंसेस अलाउ करने की इजाजत ही नहीं दे रहा। जब मैं कुछ लेस करने की इजाजत ही नहीं दे रहा, तो क्या बॉटम लाइन फिगर नेगेटिव में आ सकती है? आंसर इज नो। तो हमने कहा सर बहुत सिंपल सी बात यह है कि लॉस कैन नॉट अराइज। सर लॉस अराइज तो नहीं हो सकता, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? सुनिएगा, क्या ऐसा हो सकता है कि एक एफटीआर इनकम है, मिसाल के तौर पर डिविडेंड है, मिसाल के तौर पर लाख रुपए का डिविडेंड है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि बिजनेस इनकम के हेड में लॉस आ गया है 50,000 का, क्या हम इसको सेट ऑफ कर सकते हैं? क्या हम इसे एफटीआर की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं? आंसर इज नो। इस इनकम से कोई दूसरा लॉस भी एडजस्ट नहीं हो सकता। सर लॉस की एडजस्टमेंट क्या होती है, कैसे होती है, हमें नहीं पता। पूरा एक चैप्टर है लॉसेस का, लेकिन उस लॉसेस के चैप्टर में भी हम यही पढ़ेंगे कि एफटीआर की इनकम किसी दूसरे हेड के लॉस को भी लिफ्ट नहीं कराता, उसको मुंह नहीं लगाता, अपने पास आने नहीं देता। बस इतना याद रखना है। अभी होता क्या है क्या नहीं होता वो लॉसेस के चैप्टर में पता चलेगा। क्या ये बात समझ आ गई? जितनी बात बताई जा रही है अभी उतना समझ लेना है, क्योंकि जाहिर सी बात है सारे समंदर का पानी हम एक साथ नहीं पी सकते। लॉस कैन नॉट अराइज, neither loss of any other head could be adjusted. और इसमें से टैक्स क्रेडिट्स भी अलाउ नहीं हो सकते हैं। टैक्स क्रेडिट्स नॉट अलाउड टू बी एडजस्टेड। कुछ एक्सेप्शंस हैं, बड़े हो जाएंगे तब देखेंगे। आमतौर पर अलाउ नहीं हो सकते। तो सर ये बेसिकली खुसूसियात हैं, मोटी मोटी मैंने बता दी हैं, कुछ छोटी छोटी सी हैं
वो अभी हम देख लेंगे, हैंड आउट के अंदर सारी आ जाएंगी आपके सामने, लेकिन जो मोटी मोटी हैं वो मैंने आपको बता दी है, जो आपने याद रखनी है। फाइनल टैक्स रिजीम में जो इनकम टैक्स हो रही होगी ऑर्डिनेंस आपको बताएगा। बहुत अच्छी बात बता दी है, बहुत अच्छी बात है, बहुत मेहरबानी आपकी। ये भी बताएगा उस पर रेट क्या लगाना है। अब जो टैक्स उस पर डिडक्ट हो गया, कलेक्ट हो गया, वो फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी है। वो फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी है। अच्छा भाई, उसमें से कोई एक्सपेंस क्या लेस हो सकता है? आंसर इज नो। उसमें से कोई डिडक्टेबल अलाउंस लेस हो सकता है? आंसर इज नो। कोई टैक्स क्रेडिट लेस हो सकता है? नो। लॉस आ सकता है? नो, नहीं आ सकता। और जो टैक्स डिडक्ट किया जाएगा वो हो जाएगा फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। और एक और चीज जो आपको इसमें नजर आ रही होगी, टैक्स डिडक्टिबिलिटी या कलेक्टिबिलिटी एट सोर्स। वेरी इंटरेस्टिंग। आमतौर पर 99.9% केसेस के अंदर जो एफटीआर की इनकम है उसकी जो टैक्स डिडक्टिबिलिटी है, कलेक्टिबिलिटी है, वो एट सोर्स हो रही होगी। क्या मतलब एट सोर्स होने का? इसका मतलब सिंपल ये है कि जैसे ही वो इनकम जनरेट हो रही होगी, जैसे ही वो इनकम पैदा हो रही होगी, जैसे ही वो इनकम क्रिएट हो रही होगी, जनरेट हो रही होगी, उसी वक्त इस पर टैक्स कलेक्ट कर लिया जाएगा, डिडक्ट कर लिया जाएगा। दोनों बातें हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल नंबर 1, ये कंपनी है, ये शेयर होल्डर है, कंपनी ने इसे डिविडेंड देना है इस शेयर होल्डर को ₹1,00,000 का। कंपनी ये नहीं करेगी कि इसे पूरे ₹1,00,000 दे दे और फिर उससे भीख मांगे, ए शेयर होल्डर प्लीज दो ना 15,000 रुपये, इस लाख पे 15% टैक्स लगता है, मुझे दो ना प्लीज़ 15,000। नहीं नहीं नहीं, कंपनी की जिम्मेदारी है कि ये अमाउंट देते हुए जैसे ही ये अमाउंट जनरेट हो रही है, जैसे ही ये अमाउंट दी जा रही है, एट सोर्स उसी वक्त 15,000 रुपये काट के पैसे दे। इसका मतलब कि सर ये पैसे बनते तो ग्रॉस डिविडेंड $1,00,000 है, लेकिन कंपनी इसे पे करेगी 85,000। क्यों? क्योंकि इसमें से 15,000 रुपये का डिविडेंड कट के बचते 85,000। इसलिए हम कहते हैं कि कंपनी ने टैक्स डिडक्शन एट सोर्स कर ली। डिडक्टिबिलिटी ऑफ टैक्स इस्टेब्लिश हो गई थी एट सोर्स। डिडक्टिबिलिटी ऑफ टैक्स इस्टेब्लिश हो गई थी एट सोर्स। अच्छा, डिडक्टिबिलिटी में क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ, डिडक्शन क्यों नहीं कह रहा? इसलिए नहीं कह रहा, अगर कंपनी ने टैक्स नहीं डिडक्ट किया, भूल गई कंपनी, लेकिन क्या टैक्स डिडक्टिबिलिटी है? हाँ है। क्या टैक्स डिडक्टिबिलिटी से क्या मुराद है? क्या टैक्स की डिडक्शन होनी चाहिए थी? यस। नहीं हुई, गलती से रह गई। हमने कहा डिडक्शन नहीं हुई, गलती से रह गई। डिडक्टिबिलिटी तो है लेकिन डिडक्शन नहीं हुई, गलती से रह गई। हमने कहा डिडक्शन नहीं हुई, इससे ये एफटीआर से निकल नहीं जाएगा, ये रहेगा एफटीआर में ही, इसके ऊपर टैक्स 15% का ही लगेगा। अगर डिडक्टिबिलिटी थी, गलती से डिडक्शन नहीं हो पाई, तो कोई मसले की बात नहीं है। टैक्स पेयर को पूरे $1,00,000 मिल गए, अभी उसकी जिम्मेदारी है कि वो 15,000 रुपये का टैक्स दे, वो भी फाइनल फुल एंड फाइनल में ही जाएगा। इसका मतलब कि अगर डिडक्शन नहीं हुई, गलती से डिडक्शन नहीं हुई, इसका ये मतलब नहीं एफटीआर से निकल जाएगा ये। क्यों? क्योंकि डिडक्टिबिलिटी थी, होनी थी, डिडक्टिबिलिटी इस्टेब्लिश्ड थी, लॉ ने बोला था करना है, भूल गए, गलती हो गई, पेनल्टी लगेगी, कंपनी को डंडे मारेंगे हम, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अभी एफटीआर में नहीं रहेगी। बात समझ आती है? दूसरा केस, तो ये तो हमने क्या कर लिया? डिडक्ट कर लिया, टैक्स डिडक्ट कर लिया। जैसे लॉ की इस्तिलाह में हम एक और बात भी कहते हैं, इस टैक्स को हमने क्या कर लिया? विदहोल्ड कर लिया।
विद होल्ड कौन करता है? पेमेंट मैं कर रहा हूँ, मैं पेमेंट कर रहा हूँ और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसमें से टैक्स काट के गवर्नमेंट को जमा कराऊँ। गवर्नमेंट ने मेरी जिम्मेदारी लगाई है, पूरे पैसे नहीं देने तूने इसको पूरे पैसे दे दिए तो ये हमें टैक्स नहीं देगा। तेरी जिम्मेदारी है कि तू इसको जो पैसे दे रहा है, तू इसको जो लाखों रुपए दे रहा है, तू इसमें से 15,000 रुपये काट के हमें जमा करा दे, तेरी जिम्मेदारी है। अरे हमारी क्यों जिम्मेदारी है भाई? आपने फजूल उल्टी सी जिम्मेदारियाँ लगा दी हमारे ऊपर। और लॉ मेकर कह रहा है अगर तूने ये जिम्मेदारी पूरी ना करी तो तुझे थप्पड़ मारेंगे, तुझे डंडे मारेंगे, तेरे ऊपर पेनल्टी लगाएंगे। ओहो, खतरनाक बात है। ठीक है करते हैं। इसका मतलब कि हम जब पेमेंट करेंगे शेयर होल्डर को तो हम पैसे डिडक्ट कर लेंगे, टैक्स डिडक्ट कर लेंगे, हम टैक्स विद होल्ड कर लेंगे लॉ की इस्तिलाह में। ऐसा भी हो सकता है। एग्जाम्पल 2, ऐसा भी हो सकता है। ये जीतो पाकिस्तान एक गेम शो है और ये प्राइज विनर है, इसने एक बेसुरा सा गाना सुना दिया और मिसाल के तौर पर जीतो पाकिस्तान में फहद मुस्तफ़ा ने इसे बाइक गिफ्ट कर दी। अब इसे बाइक दी जा रही है और वो बाइक की वैल्यू मिसाल के तौर पर 2 लाख है। अगर 2 लाख का कैश प्राइस दिया जा रहा होता, क्या दिया जा रहा होता? कैश प्राइस दिया जा रहा होता, तो जो विनर ऑफ कैश प्राइज है, ये आपको बताया भी था, कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट का जब कॉन्सेप्ट हो रहा था, तो अब जो प्राइज विनर है कौन है? उसका लीगल राइट स्टैब्लिश हो जाता है। जब लीगल राइट स्टैब्लिश हो जाता है तो ये इसकी बन जाती है इनकम, और ये इनकम भी जो प्राइजेस एंड विनिंग्स वाली इनकम होती है, ये भी चार्जेबल टू टैक्स होती है अंडर FTR। लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है कि जो भी इनाम तुम इसको दे रहे हो उसमें से 20% का टैक्स काट लो। ए देने वाले कौन है? देने वाला जीतो पाकिस्तान, मिसाल के तौर पर ARY। अमाउंट देने वाले, प्राइसेस एंड विनिंग्स की अमाउंट देने वाले, तुझ पर ये जिम्मेदारी है जब तू पे करेगा उसमें से पैसे काट लेगा, टैक्स काट लेगा, टैक्स काट के FBR को जमा कराएगा। कंपनी जब तू डिविडेंड देगी तो डिविडेंड देते वक्त तू टैक्स काट के जमा कराएगी, तेरी जिम्मेदारी है। इनकम तो टैक्स पेयर की है, उसकी जिम्मेदारी है टैक्स देना। टैक्स वाले आप मुझे क्यों बोल रहे हो कि इसका टैक्स काट के जमा कराओ? आप मेरे सर के ऊपर फजूल की क्यों ख्वारी लगा रहे हो कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं टैक्स काट के जमा कराऊं? टैक्स वाला कहता है अगर तूने ना कराया तो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। तूने इसको पैसे दिए, ये हमारे काबू में नहीं आएगा, ये भाग जाएगा, ये पैसे लेके गुम हो जाएगा, हम 25 करोड़ अवाम के अंदर इसको तलाश नहीं कर सकते। कंपनी तेरी जिम्मेदारी है, तू कंपनी है तेरी जिम्मेदारी है, तू इसकी अमाउंट में से टैक्स काट के हमें जमा कराएगी। आर यू गेटिंग दिस? किसकी जिम्मेदारी है किसकी नहीं है वो भी आगे आएगा, सब कुछ आगे आएगा। अभी आहिस्ता आहिस्ता कॉन्सेप्ट आपके बिल्टअप हो रहे हैं। जीतो पाकिस्तान, ARY तू प्राइस दे रहा है, तेरी जिम्मेदारी है कि तू इस 2 लाख में से टैक्स काट के हमें जमा करा। कितना? 20%, मिसाल ले रहा हूँ 20%। डिविडेंड में 15 लग रहा था। अब ये 20% का टैक्स कैसे काटेगा? मसला हो गया। क्यों? क्योंकि ये तो बाइक गिफ्ट कर रहा है। पैसे दे रहा होता तो उस पैसे जो वो दे रहा है उसी पैसे में से 20% काट लेगा। 2 लाख रुपए दे रहा है, 2 लाख का 20% 40,000 रुपये रोक के 160 दे देता। बाइक है सर, बाइक 2 लाख रुपए की है। अब बाइक में से टैक्स विदहोल्ड कैसे करे? बाइक में से टैक्स डिडक्ट कैसे करे? क्या करे? बाइक का टायर निकाल ले, बाइक की हेडलाइट निकाल ले, हैंडल निकाल ले उसका, और वो FBR को खजाने में जमा करा दे, FBR के खजाने में जमा करा दे। हमने कहा नहीं इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम टैक्स डिडक्ट नहीं कर पा रहे तो टैक्स क्या कर लो, फिर कलेक्ट कर लो, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे ऊपर कलेक्टेबिलिटी इस्टेब्लिश हो गई है। अब तुम जीतने वाले को कहो कि भैया अगर तुम मुझे ये बाइक ले जानी है, अगर तू बाइक ले जाने में इंटरेस्टेड है, 2 लाख रुपए की बाइक है, 2 लाख का 20% बनता है 40,000 रुपये, तो 2 लाख का 20% यानी कि 40,000 रुपये तू हमें पहले जमा करा, हम टैक्स जमा कराएंगे और फिर बाइक तेरे हवाले कर देंगे। तो यहाँ पर टैक्स की कलेक्टेबिलिटी इस्टेब्लिश हो गई। आर यू गेटिंग दिस? कलेक्टेबिलिटी इस्टेब्लिश हो गई।
कलेक्टिबिलिटी डिडक्टिबिलिटी इस्टेब्लिश हो रही है, और एट सोर्स जिम्मेदारी है किसकी? डिडक्ट करने वाले की, कि वो इन पैसों में से या इस इनामी रकम को या इस इनामी आइटम को देने से पहले वो टैक्स कलेक्ट करेगा। आर यू गेटिंग दिस? तो इसका 40,000 रुपये जब ये प्राइज विनर जी तो पाकिस्तान के हाथ में रखेगा, जी तो पाकिस्तान टैक्स वाले को जमा कराएगी, फिर ही बाइक देगी इसको। आर यू गेटिंग दिस एवरीवन? बेटे ये जो बातें चल रही हैं, क्या ये आपके पल्ले पड़ रही हैं? क्या आपकी समझ में आ रही हैं? ज़रा मुझे कंफर्म कर दो प्लीज़। इंटरेस्टिंग बात, सर क्या हर वो ट्रांजैक्शन, क्या हर वो इनकम, वेरी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं, क्या हर वो इनकम जहां पर एट सोर्स टैक्स की डिडक्शन या कलेक्शन हो रही होगी, क्या वो एफटीआर होगी? बच्चों के दिमाग में सवाल आता है। सर आपने कहा कि टैक्स डिडक्टिबिलिटी कलेक्टिबिलिटी एट सोर्स होगी तो वो एफटीआर होगी। नहीं, रुक जाओ, टैक्स की कलेक्टिबिलिटी डिडक्टिबिलिटी एट सोर्स होगी और लॉ ने स्पेसिफाई किया हुआ है कि ये वो इनकम है जो किस में जाएगी? एफटीआर में जाएगी। तो अब ये एफटीआर में जाएगी। हर इनकम एफटीआर में नहीं जाएगी। हर वो इनकम जिस पर टैक्स कलेक्शन एट सोर्स हो रही है वो एफटीआर में नहीं जाएगी। हर वो इनकम जिस पर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स हो रही है वो एफटीआर में नहीं जाएगी। एफटीआर में वो जाएगी जिसे लॉ ने कहा भी है, उसके ऊपर स्टैंप भी लगाया है, बैज भी लगाया है कि ये फाइनल टैक्स में टैक्स होगी। आर यू गेटिंग दिस? मिसाल ले रहा हूं मैं, बहुत छोटी सी मिसाल के थ्रू समझा रहा हूं मैं आपको। हर अकाउंटेंसी का स्टूडेंट, मिसाल के तौर पर हर अकाउंटेंसी का स्टूडेंट गेट नंबर 1 से एंटर होगा। हर अकाउंटेंसी का स्टूडेंट एंटर होगा भाई। हमने सारे अकाउंटेंसी के स्टूडेंट को बोल दिया कि आपने गेट नंबर 1 से एंटर होना है। अब वो अकाउंटेंसी का स्टूडेंट सीए का भी हो सकता है, एसीसी का भी हो सकता है, एमबीए का भी हो सकता है। वो सारे गेट नंबर 1 से एंटर हो रहे हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि गेट नंबर 1 से सिर्फ सीए का स्टूडेंट एंटर हो रहा है? आंसर इज नो। लेकिन हमने जिसको सीए का आईडी कार्ड दे दिया, जिस स्टूडेंट को हमने सीए का स्टूडेंट लिख दिया, जिसको हमने कहा अब तुम सीए के ऑडिटोरियम में चले जाओ, वहां सीए की क्लास हो रही है, वो सीए का स्टूडेंट है। हर स्टूडेंट जो गेट नंबर 1 से एंटर हुआ है अकाउंटेंसी का स्टूडेंट तो है, लेकिन वो सीए का स्टूडेंट नहीं है। सीए का स्टूडेंट वही होगा जिससे हम ठप्पा लगाएंगे कि ये आईडी कार्ड पर लिखा है ये सीए का स्टूडेंट है। आर यू गेटिंग दिस? आप ये नहीं कह सकते सर ये वाला बच्चा भी तो गेट नंबर 1 से एंटर हुआ है, ये सीए का स्टूडेंट क्यों नहीं है? भाई ये सीए का स्टूडेंट इसलिए नहीं है क्योंकि हमने इसको सीए का स्टूडेंट बोला नहीं है। ये सीए में एनरोल्ड ही नहीं है। आर यू गेटिंग दिस? ये सीए में एनरोल्ड ही नहीं है। वेरी सिंपल। अब मिसाल देता हूं मैं, सैलरी के ऊपर जो टैक्स कटता है वो भी एट सोर्स कटता है, पता होगा आप लोगों को। मिसाल के तौर पर किसी के वालिद साहब कहीं जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं, किसी प्राइवेट इदारे में जॉब कर रहे हैं, उनकी सैलरी है 2 लाख रुपए। अब उनको महीने के आखिर में 2 लाख नहीं मिलती सैलरी, उनको महीने के आखिर में मिलती है 180। मिसाल ले रहा हूँ मैं, 20,000 रुपये अबू आपको कम क्यों मिले? बेटा कंपनी ने टैक्स काट लिया। अच्छा, कंपनी ने टैक्स काट लिया तो जैसे ही आपकी सैलरी गिरी वैसे ही टैक्स काट लिया? जी बेटा वैसे ही टैक्स काट लिया। इसका मतलब कि कंपनी ने आपकी सैलरी पर एट सोर्स टैक्स काट लिया? जी बेटा एट सोर्स टैक्स काट लिया। तो अब वो आपकी तो सैलरी इनकम एफटीआर में चली गई? नहीं नहीं नहीं, एफटीआर में नहीं गई। क्यों नहीं गई? एट सोर्स तो टैक्स कटा है, लेकिन क्या लॉ ने सैलरी इनकम को एफटीआर की इनकम को बोला है? आंसर इज नो, नहीं बोला। जब लॉ ने उसको एफटीआर की इनकम स्पेसिफाई ही नहीं किया तो वो एफटीआर की इनकम नहीं बनेगी। क्या ये बात आपकी समझ आ रही है बेटा?
क्या ये वाला नुक्ता आपकी समझ आ गया? कंफर्म कर दीजिए मुझे। एवरीवन, ग्रेट। तो ये एफटीआर की इनकम की कुछ खुसूसियात आपके सामने आ गई। आओ जरा देख भी लेते हैं। अच्छा भाई, एफटीआर के अंदर भी दो कैटेगरीज हैं। एफटीआर के अंदर भी दो कैटेगरीज हैं। एक, आसानी के लिए हमने दो कैटेगरीज बना दी, आसानी के लिए समझने के लिए हमने दो कैटेगरीज बना दी। एक कैटेगरी कहलाती है प्रिजम्पटिव टैक्स रिजीम और एक कैटेगरी की कहलाती है सेपरेट टैक्स रिजीम। हैं ये दोनों एफटीआर में। दोनों को अलग क्यों कर दिया गया? बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। अलग इसलिए कर दिया गया, अभी अगर इनिशियली मैं आपको समझाने के लिए इसको मैं एक ही तस्वुर कर लूँ तो भी कोई मसले की बात नहीं है। आगे जाके आपको क्लियर हो जाएगा कि इसको हमने अलग क्यों किया है। ये भी फाइनल है, ये भी फाइनल है। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, जरा देख भी लें आप। डिविडेंड मैंने आपको एग्जाम्पल दी, प्रॉफिट ऑन डेट मैंने आपको एग्जाम्पल दी, प्राइजेज एंड विनिंग्स की मैंने आपको एग्जाम्पल दी। मैं आपको तीनों एग्जाम्पल्स दे चुका हूँ, लेकिन इनको फिर भी दो हिस्सों में तकसीम कर दिया समझाने के लिए। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी इनकम है, सुनना जरा, कुछ ऐसी इनकम है जो कौन से सेक्शन में बताई गई हैं? जो कौन से सेक्शन में बताई गई हैं? जो कौन से सेक्शन में बताई गई हैं? सेक्शन 8 में। कुछ ऐसी इनकम हैं जो सेक्शन 8 में बताई गई हैं, जो सेक्शन 8 में बताई गई हैं, जो सेक्शन 8 में बताई गई हैं। और ये कह दिया गया है कि जो सेक्शन 8 में इनकम बताई गई हैं वो तो है ही एफटीआर में टैक्सेबल। ठप्पा लगा दिया, स्टैंप लगा दिया। वो कलेक्टिबिलिटी और डिडक्टिबिलिटी इस्टेब्लिश हो या कलेक्टिबिलिटी और डिडक्टिबिलिटी एट सोर्स इस्टेब्लिश न हो, फिर भी ये क्या है? एफटीआर। Are you getting this? In all cases, this is FTR. मैंने कहा सेक्शन नंबर 8 ने बोल दिया, स्टैंप लगा दिया, डिविडेंड इनकम होगी एफटीआर में जाएगी, प्रॉफिट ऑन डेट होगी इतने से कम होगी एफटीआर में जाएगी, इसके लिए होगी एफटीआर में जाएगी, इसके लिए होगी वो बाद में एनटीआर में जाएगी, वो बाद में बात करेंगे। एनटीआर में भी जाती है ये प्रॉफिट ऑन डेट, लेकिन वो सेक्शन बता दिया जाएगा। ठीक होगी बात? इसी तरह सेक्शन 8, एक ज़रा दीदार भी करा दूं मैं आपको सेक्शन 8 का, कोई मसले की बात नहीं है ऐसी। सेक्शन 8 का हम दीदार कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। दीदार करने के कोई पैसे नहीं है बेटा, ठीक है। सेक्शन नंबर 8, सेक्शन नंबर 8 क्या कहता है? जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू टैक्सेस इम्पोज अंडर सेक्शन। अब इसने कुछ इनकम की बात कर दी, बोला भाई जो 5 में आ रही, जो 5A में आ रही, जो 5AA में आ रही, जो 6 में आ रही, जो 7 में आ रही, 7A में आ रही, 7B में आ रही, 7E में आ रही, सब्जेक्ट टू ऑर्डिनेंस द टैक्स इम्पोज्ड। क्या कर दिया हमने इसके ऊपर? टैक्स इम्पोज। इस पर स्टैंप लगा दिया, इस पर ठप्पा लगा दिया, इसको लॉक कर दिया कि इस पर जो टैक्स होगा वो क्या होगा? शैल बी द फाइनल टैक्स। ये तो हमेशा ही क्या होगा? फाइनल टैक्स। आर यू गेटिंग दिस? लेकिन क्या ये ठप्पा सब पे लगा है? नहीं, ये ठप्पा सब पे नहीं लगा, इन चीजों पे नहीं लगा। इसमें ये प्राइजेस एंड विनिंग्स नहीं आ रहा।
अभी मैं बाकी की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ प्राइजेज एंड विनिंग्स की बात कर रहा हूँ, प्राइजेज एंड विनिंग्स नहीं आ रहा। तो सर इसका मतलब है कि प्राइजेज एंड विनिंग पर ठप्पा नहीं लगा, तो ये हमेशा FTR हो सकता है, ये हमेशा FTR ना हो? हमने कहा जी ऐसा हो सकता है, इस पर ठप्पा नहीं लगा, ऐसा हो सकता है हमेशा FTR ना हो। तो सर ये कब FTR होगा और कब FTR नहीं होगा? हमने कहा जब विदहोल्डिंग टैक्स की कलेक्टिबिलिटी डिडक्टिबिलिटी इस्टेब्लिश होगी एट सोर्स, तब ये FTR होगा। अगर विदहोल्डिंग टैक्स की कलेक्टिबिलिटी और डिडक्टिबिलिटी इस्टेब्लिश नहीं हो रही एट सोर्स, तो ये FTR नहीं होगा। जिसको ये बात अभी समझ में ना आए वो इसको डिस्काउंट भी कर सकता है, आगे जब हम इसको देखेंगे तो डिटेल में समझ आएगी। सारे बच्चों को ये बात इस वक्त समझ में नहीं हो सकता ना आए, तो जब हम इसको देखेंगे, प्राइजेज एंड विनिंग्स के सेक्शन को देखेंगे, जब हम काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके होंगे तो आपको शायद बेहतर समझ आएगी। लेकिन मैं यहाँ पे मिसाल देके समझा रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ। ये विनर है, मिस्टर ए। मिस्टर ए ने 2 जगह से प्राइज जीता। जीतो पाकिस्तान से प्राइज जीता 2 लाख रुपए का। मिस्टर ए ने जीतो दुबई से भी प्राइज जीता। दुबई जाना हुआ था, वहां पे भी किसी गेम शो में हिस्सा लिया था और भाई का काम ही था गुनगुनाना, बेसुरा गुनगुनाना। जीतो दुबई के अंदर भी एक शो हुआ था, जीतो दुबई, वहां से भी इसको प्राइज मिला है। कितने का? 3 लाख। ये जीतो पाकिस्तान वाला कहाँ है? ये ARY है, ये पाकिस्तान में है। ये जीतो दुबई, ये तो दुबई में है, ये तो पाकिस्तान में नहीं है। लॉ उस पर अप्लाई होगा ना जो पाकिस्तान में है। टैक्स का कानून किस पर अप्लाई होगा? जो पाकिस्तान में है। तो टैक्स का कानून, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, इस पर अप्लाई होगा और इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस इस पर अप्लाई होगा। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस दुबई वाले पर अप्लाई नहीं हो सकता, इस पर अप्लाई होगा, इस पर अप्लाई होगा, इस पर अप्लाई नहीं होगा दुबई वाले पर। तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने जीतो पाकिस्तान वाले को बोला कि मिस्टर ए को जो तुम प्राइस दे रहे हो तुम्हें टैक्स काट के देना पड़ेगा। तो क्या टैक्स की डिडक्टिबिलिटी इस्टेब्लिश हो गई? क्या टैक्स की डिडक्टिबिलिटी और कलेक्टिबिलिटी इस्टेब्लिश हो गई? जी हो गई। फिर से, क्या टैक्स की डिडक्टिबिलिटी और कलेक्टिबिलिटी इस्टेब्लिश हो गई? जी, क्योंकि जो पे कर रहा है हमने उसी को डंडा मार के बोल दिया कि तुमने इस पर टैक्स कलेक्ट करना है, उस पर ITO एप्लीकेबल है, टैक्स कलेक्ट करेगा और वो टैक्स कलेक्ट करके 2 लाख का 20% 40,000 रुपये जमा करा देगा। तो ये वाली जो अमाउंट है ये FTR में टैक्स होगी। क्या मैं जीतो दुबई वाले को डंडा मार के बोल सकता हूँ कि तुम इसका टैक्स कलेक्ट करो? FBR हूँ मैं, फ़ोन कर रहा हूँ मैं कराची से FBR बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान से FBR बात कर रहा हूँ। ए जीतो दुबई के गेम शो, तुमने जो मिस्टर ए को पैसे दिए हैं, तुम जो मिस्टर ए को प्राइज अमाउंट दे रहे हो, देने वाले हो, उस पर टैक्स काट के हमें जमा करा दो। जीतो दुबई वाला कहेगा अपने काम से काम रखो, तुम्हारे मुल्क में तो तुम्हारी चलती नहीं, हमसे बातें ना करो। तो हमने कहा सर जीतो दुबई वाला हमारे लिए विदहोल्डिंग नहीं करेगा। इनकम टैक्स वाला जीतो दुबई वाले को बोलेगा भी कि इसके ऊपर टैक्स काट के हमें जमा करा दो। वो बोलेगा चलो अपना रास्ता नापो। लेकिन क्या ये 3 लाख रुपए मिस्टर ए को रिसीव हो गए? जी रिसीव हो गए। क्या ये मिस्टर ए की इनकम है? जी मिस्टर ए की इनकम है। क्या ये टैक्स होगी? जी ये टैक्स होगी। क्या ये FTR में टैक्स होगी? हमने कहा रुक जाओ, सबसे पहले हम देखेंगे क्या ये सेक्शन 8 में जा रही है।
हमने कहा नहीं सेक्शन 8 में नहीं जा रही है, प्राइसेस एंड विनिंग सेक्शन 8 में नहीं आती। तो अच्छा अब देखो क्या ये पीटीआर में आ रही है? जी पीटीआर में आ रही है। चेक करो क्या इसके ऊपर डिडक्टिबिलिटी इस्टेब्लिश हो रही है? देखो डिडक्टिबिलिटी इस्टेब्लिश नहीं हो रही। तो हमने कहा जब डिडक्टिबिलिटी इस्टेब्लिश नहीं होगी तो ये एफटीआर नहीं होगी, और जब डिडक्टिबिलिटी इस्टेब्लिश हो जाएगी तो ये एफटीआर हो जाएगी। तो हमने कहा अब जो जीतो दुबई से इसको पैसे मिल रहे हैं वो एफटीआर में टैक्सेबल नहीं होंगे। सिंपल एज इजी एज दैट। क्या आपको बात क्लियर होती है बेटा? ये मुझे कंफर्म कर दीजिए बेटा, अगर ये बात मैं जो समझा पाया हूँ आपको, अगर आपकी समझ आ गई है तो ये ज़रा मुझे कंफर्म कर दीजिए। ग्रेट, ज़बरदस्त। अच्छा अच्छा, तो ऐसा हो सकता है कि अब अभी तो नमाज का टाइम होगा तो हम अपने सेशन को क्लोज़ कर देंगे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर सैटरडे को मेरे पास टाइम हो तो मैं सैटरडे को भी एक सेशन कंडक्ट करके हम ये वाले कॉन्सेप्ट्स को कंप्लीट कर लें। ठीक है वही बात। सो आई विल कम्युनिकेट यू, मैंने आपको जैसे बता दिया था कि मेरे पास जब जब टाइम होगा आई विल कम्युनिकेट यू, एंड इंशाल्लाह ताला उसके हिसाब से हम कवर कर लेंगे। तो जो लाइव क्लास में कवर कर सके वो लाइव क्लास में कवर कर ले, जो ना हो रिकॉर्डेड देख ले भाई, कोई मसले की बात नहीं। अच्छा तो हमने टैक्स रिजीम्स का कॉन्सेप्ट शुरू किया था और अभी हम आगे मज़ीद चीज़ें नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि नमाज का टाइम भी होने वाला है। टैक्स रिजीम के अंदर हमने फ़ाइनल टैक्स रिजीम को पढ़ लिया। फ़ाइनल टैक्स रिजीम एक खुसूसी टैक्स रिजीम है, खुसूसी टैक्स का तरीका है, जिसमें होता ये है कि लगने वाला टैक्स जिस अमाउंट पर लगता है वो जिस क्लास ऑफ इनकम पर लगता है वो क्लास ऑफ इनकम स्पेसिफाई होती है आमतौर पर, जैसे डिविडेंड, जैसे प्रॉफिट ऑन डेट, जैसे प्राइजेज एंड विनिंग्स, जैसे एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज। और लॉ बताता है कि ये टैक्स होगा अंडर फाइनल टैक्स रिजीम, यानी इस पर लगने वाला टैक्स होगा फुल एंड फाइनल। जो लग गया जो कट गया वो ख़त्म, फाइनल सेटलमेंट। लगता आमतौर पर कब है? एट सोर्स, एट द टाइम ऑफ जनरेशन, एट द टाइम ऑफ ओरिजिनेशन ऑफ इनकम, एट सोर्स लगता है, एट सोर्स लगता है। और ये होता है फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। एक्सपेंसेस लेस नहीं हो सकते, डिडक्टिबल अलाउंसेस लेस नहीं हो सकते, टैक्स क्रेडिट लेस नहीं हो सकता, लॉसेस एडजस्ट नहीं हो सकते, इसमें लॉस खुद आ नहीं सकता। फिर हमने देखा एफटीआर की भी दो किस्में हैं, एक वो जो सेक्शन 8 में इनकम बता दी गई है वो इम्पोज्ड कैटेगरी है, थप्पा लग गया, जैसे कि डिविडेंड, जैसे कि प्रॉफिट ऑन डेट वगैरह वगैरह। एक ऐसी कैटेगरी है जो सेक्शन 8 में नहीं आती है, क्या वो भी एफटीआर में फॉल करेगी? हमने कहा जी फॉल करेगी, लेकिन कब? जब डिडक्टिबिलिटी कलेक्टिबिलिटी इस्टेब्लिश होगी। उसकी मैंने आपको मिसाल दे दी, जो कि उम्मीद है आपको समझ आ गई। ठीक है बेटा, आज इसको यहीं तक रखें, इंशाल्लाह फिर आगे की डिस्कशन हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आज जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं वो आपको क्रिस्टल क्लियर हैं। ज़रा कंफर्म कर दो ताकि मैं सेशन क्लोज़ कर दूँ, सुकून की नींद सो जाऊँ। ग्रेट, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो बच्चों, थैंक यू वेरी मच। मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल, टेक केयर अलॉट। मुझे और अपने सारे टीचर्स को दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।